गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज जो है हमारी हिस्ट्री की जो है जो एक्सप्लेनेटरी वाली जो क्लास जो है, जो टाइमलाइन वाली क्लास जो है, आज अभी जो है उसका लास्ट पार्ट जो है वो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब से पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कि कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, एक दो तरीके जो है या दो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो मैंने बताया कि किस तरीके से दादा भाई नौरोजी जो है वो जो आपके इंडियंस जो होते हैं उनको कहते हैं कि आप जो है वहाँ पे जाके अपनी जो है एक पार्टी जो है वो बनाओ और धीरे धीरे उनसे जो है छोटी छोटी मांगे जो है वो अंग्रेजों से की जाए एंड देन उसके बाद जो है अपनी मांगे धीरे धीरे बढ़ाते रहना। सेकंड जो थी वो हमने देखा कि किस तरीके से जो कुछ हिस्टोरियन जो है वो ये कहते हैं कि A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो की गई है। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो और भी है। ठीक है, वो जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये कहता है कि A.O. ह्यूम जो है उसको किस तरीके से फादर ऑफ कांग्रेस जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस वाज वेरी मच इन द एयर ऑफ इंडिया। ठीक है, कि कांग्रेस जो थी वो पहले से ही इंडिया में, इंडिया की जो हवा जो थी उसमें कांग्रेस जो है वो पहले से ही थी। वो किस तरीके से थी, उनका कहना है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और जो थर्ड व्यू पॉइंट है, जब भी आपको क्वेश्चन जो है ये पूछा जाए मेंस पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, तो आपको पहले दोनों व्यू पॉइंट जो है वो देते हुए उसके बाद जो ज्यादा फोकस रखना है वो थर्ड व्यू पॉइंट पे रखना है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल है। थर्ड जो व्यू पॉइंट जो है वो ये कहता है कि 1930 के आसपास, ठीक है, 1930s में ही जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, वो बनना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जैसे 1930s में जो है बंगाल में आपकी बन जाती है बंग भाषा पत्रिका सभा। ठीक है, और 1930s में ही आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो बन जाती है। देन 1830s में, देन 1850s तक आते आते पूना सार्वजनिक सभा जो है वो बन जाती है एंड 1870 तक आते आते सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो इंडियन एसोसिएशन जो है वो बना देते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या था कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रीजनल लेवल पे थी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो मांगे कांग्रेस आगे जाके जो है वो करने वाली थी ब्रिटिश सरकार से, ये मांगे रीजनल लेवल पे ऑलरेडी वो मांगे जो है ये ब्रिटिश सरकार के सामने जो है वो रख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये अभी नेशनल लेवल पे नहीं आए थे, ये अभी रीजनल लेवल पे काम जो है वो कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहना कि A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस बनवाई गई, कांग्रेस का बनना तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। उसके अलावा ये मान लो इसी की तहत आप मानो कि जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे को आप हाइपोथेटिकली मान लो कि मैं ग्रैंड ओल्ड मैन और जो है दादा भाई नौरोजी वो। ठीक है, आप सब लोग कौन हो? आप सब लोग हो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग। ठीक है, जो ऐसे बच्चे जो अपने टाइम पे ग्रेजुएशन जो है वो कर गए हैं, ग्रेजुएशन, और मोस्टली बच्चों ने ग्रेजुएशन कहां से की है? लंदन से। ठीक है, और अगर कोई बच्चा उन टाइमों में, इन टाइमों में ग्रेजुएशन कर रहा है और लंदन जाके ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग जो होंगे वो एलीट क्लास से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अब आप सब लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हो। ठीक है, और आप में से मोस्टली जो है 60 to 70% लोग जो है उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वही वाली वो पढ़ाई जो थी वो उसको ज्यादा बेहतर माना जाता। तो आप सब लोगों ने क्या किया? लॉ की पढ़ाई जो है वो की हुई है। अब सबने लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, 60 से 70% लोगों ने लॉ पढ़ लिया। अब आप क्या बनना चाहते हो? या तो आप जज जो है इंडियन जो जुडिशरी सर्विसेज जो है उनमें जाना चाहते हो, या फिर जो सिविल सर्विसेज जो है उनमें जाना चाहते हो। ठीक है, मतलब या तो आप मैजिस्ट्रेट लगना चाहते हो या फिर आप सिविल सर्वेंट जो है वो लगना चाहते हो। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि सारा जो पेपर होता है या इसका सारा प्रोसीजर होता है वो कहां पे होता है? लंदन में। ठीक है, इसका पेपर जो होता है लंदन में। तो आप सब लोग जो है ग्रेजुएट लोग अपने पेरेंट्स से दूर वहां पे लंदन में जाते हो पेपर वगैरह देने, पहले वहां पे उसकी तैयारी वगैरह करते हो। पहले आप ग्रेजुएशन ने आप कितना साल जो है आप लंदन में रहे। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी कौन है? वहां पे MP है। ठीक है, लंदन में पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। ठीक है, अब आप क्या करते हो? एग्जाम देने आप चले गए, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। जब आप पूछते हो, आपस में बात करते हो कि आपस में सोचते हो कि यार लक्ष्मीकांत भी पढ़ी थी मैंने, ठीक है, ये जो बिपिन चंद्र है वो भी पढ़ी मैंने, शंकर IAS एनवायरमेंट की बुक वो भी पढ़ी मैंने, एग्जाम फिर नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा बच्चा पूछता है कि GS में कितने मार्क्स थे? तो आप कहते हो GS में तो ठीक थे मार्क्स,
तो कहता फिर क्लियर क्यों नहीं हुआ? कहता यार वो सी सेट रह गया। सी सेट क्यों रह गया? यार इंग्लिश बड़ी मुश्किल थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग दुखी से होगे ना, अब इंग्लैंड में आप किसके पास जाओगे? आप आओगे मेरे पास, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के पास आप जाते हो। दादा भाई नौरोजी आपको क्या कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो अंग्रेजों की जो गलत नीतियां हैं, जो चाहते हैं कि आप एग्जाम जो है वो क्लियर ना कर सको। ठीक है, यही पेपर जो है अगर इंडिया में हो, ठीक है, थोड़ा सा इस पेपर को इंडियनाइज कर दिया जाए, थोड़ा सा इजी कर दिया जाए, सी सेट जो है उसको क्वालिफाइंग कर दिया जाए, थोड़ा सा गेस हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी SRS अकेडमी हो जाए, थोड़े से यूगुलसर हो जाए, ठीक है, तो यही रह के जो है आप एग्जाम जो है वो आपका कैसे नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सर दादा भाई को पूछते हो आप कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे रह के क्या कुछ नहीं होगा? कहते नहीं, यहाँ पे रह के कुछ नहीं होगा, आप इंडिया जाओ, वहां पे जाके अंग्रेज जो है उन्हें कन्विंस करो कि हमारा एग्जाम जो है ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये सारे लोग जो थे ये इंडिया वापस आ गए। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, बदरुद्दीन तायब जी हो गए, ये सारे इंडिया में आ जाते हैं। तो बनर्जी जो है वो अपने बंगाल में चले जाते हैं, वो बंगाल में जाके अपनी रीजनल एसोसिएशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बदरुद्दीन तायब जी जो जहां जहां का होता है, जो पंजाब का होता है वो पंजाब में आके अपनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। हरियाणा वाला हरियाणा चला जाता है, बाकी लोग जो हैं, उस टाइम पे तो हरियाणा था नहीं, मतलब पंजाब का ही पार्ट था, तो बाकी जिस जिस स्टेट में लोग जो है वो बिलोंग करते हैं वो अपनी अपनी स्टेट में जाके अपनी अपनी रीजनल जो पार्टीज जो है वो एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, यही वाली रीजनल पार्टीज जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम और इनके जो फाउंडर जो है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, और कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। ईयर नहीं पूछते तो उनकी क्रोनोलॉजी जो है वो पूछ ली जाती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले देन कौन सी उसके बाद है। ठीक है, तो इसका एक अलग से जो है, इसके नोट्स मेरे पास बने पड़े हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा जैसे जैसे हमारी क्लासेस जो है वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं वापस, आप अपनी यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, एक दिन क्या आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मन में, क्या आता है कि ऐसा करते हैं कि 1883 आ जाता है अब। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या करते हैं, जो जितने भी इनके दोस्त होते हैं ना, जो IAS एस्पिरेंट्स इनके दोस्त होते हैं, या जो जुडिशरी सर्विसेज में के एग्जाम जो होते हैं वो दे रहे होते हैं, उन सबको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं। हम ऐसे करते हैं, रीजनल लेवल पे बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम एक ऐसी वो क्या कहते हैं पार्टी बनाते हैं जो कि नेशनल लेवल पे काम करेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं 1983 में एक मीटिंग जो है वो रखते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यही बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये रखते हैं 1883 में। ठीक है, अब इंग्लिश जो होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, उनको लगता है कि ये कांग्रेस, ये जो पार्टी जो बनने जा रही है उनको डर आ जाता है। ठीक है, ऊपर से एओ ह्यूम जो थे वो डफरिन को बार बार कह रहे थे कि किसी तरीके के दोबारा से दंगे जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, साधुओं की कहानी है, वो बाद में जब आगे हमारे जो मेन लेक्चर जो है वो करेंगे तब वहां पे बताऊंगा कि इनको जो है इनके इंटेलिजेंस के द्वारा एक खबर आ गई थी कि साधु जो है वो यहाँ पे वो कर सकते हैं, दोबारा से 1856 जैसा रिवोल्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज उस रिवोल्ट से डरते थे। इसी वजह से डफरिन ने एओ ह्यूम को क्या बोला, जब ये इस चीज का पता चला तो डफरिन ने एओ ह्यूम को बोला कि जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, तू बनाना चाहता था ना, वो कांग्रेस बनाना चाहता था, जा बना ले। ठीक है, तो डफरिन क्या करते हैं, डफरिन मिलते हैं दोबारा दादा भाई नौरोजी से। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं कि हम ऐसे करते हैं, मैं आपकी कांग्रेस जो है मैं बनवा देता हूं। तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं ठीक है बनवा दो, जैसे आपको सही लगे कर दो। तो ये जो इंडियंस थे ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे या बदरुद्दीन तायब जी जैसे, ये फिर पहुंचते हैं दादा भाई के पास, कहते हैं कि सर हमें तो अंग्रेजों से आजादी चाहिए, आप तो उन्हीं के साथ मिल गए। तो कहते बेटा देखो, अगर अंग्रेज जो है हमारा जो मेन मोटिव है वो तो यही है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें अंग्रेजों से बात करनी है और अपने काम जो है धीरे धीरे उनसे अपने काम जो है वो निकलवाने हैं। कहते हैं हाँ सर, काम तो मतलब मकसद तो यही है अपना। तो कहते हैं अगर जो पार्टी जो है जो हम बनाने जा रहे हैं उस काम के लिए, अगर एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो अगर वो पार्टी अंग्रेज ही बना दें तो ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि एक पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई होगी। ठीक है, उससे क्या हो जाएगी, हमें लीगैलिटी मिल जाएगी। ठीक है, हम लीगल हो जाएंगे थोड़ा सा। दूसरा, अगर पार्टी अंग्रेजों के द्वारा बनवाई जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम उनसे बातचीत कर लिया करेंगे। ठीक है, और अगर तुम ज्यादा हॉस्टाइल होके अपनी मर्जी से थोड़े बागी हो जाओगे तो अंग्रेज कह देंगे कि जाओ हम तुम्हारी पार्टी को इलीगल घोषित करते हैं। ठीक है, तो वो पार्टी तुम्हारी बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, तुम्हें टेररिस्ट जो है वो घोषित कर देंगे। ठीक है,
तो उससे बेहतर ये है कि अंग्रेजों के साथ रह के पार्टी बना लेते हैं, और इससे फायदा क्या होगा कि गवर्नर जनरल जो होगा वो हमें चाय पे भी बुला लिया करेगा, ठीक है। तो बीच में से एक इंडियन जो है वो उठ के कहता है सर पकौड़े होंगे वहां पे आलू वाले, कहते हैं आलू वाले छोड़ो पनीर वाले भी खिलाएगा वो, ठीक है। तो कहते हैं आओ चलो मिलके पार्टी जो है अंग्रेजों के साथ ही पार्टी मिलके जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो ये जो थी पार्टी, अब लोग जो है वो ये कहते हैं कि एओ ह्यूम के द्वारा पार्टी जो है वो बनवाई गई, ठीक है, कि एओ ह्यूम ने दादा भाई नौरोजी को यूज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एक सेफ्टी वॉल्व के तरीके के तहत जो है वो बना ली कि एक सेफ्टी वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जिससे जब भी कांग्रेस इंडियन जो है रिवोल्ट करने लगेंगे तो कांग्रेस जो है वो हमें पहले बता देगी, हमारे खिलाफ हाय हाय जो है वो कर देगी कि ये जो है वो ना करो, ठीक है, हमारे खिलाफ नारे जो है वो लगाना शुरू कर देगी, हम अपनी पॉलिसी जो है उस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने इस मेंटालिटी से, उनको लगता है कि एओ ह्यूम ने बहुत बड़ा काम कर दिया, उसने कांग्रेस जो थी वो बनवा दी, ठीक है। लेकिन असल में जो एक राइटर जो है वो ये लिखते हैं कि देखो ये जो एओ ह्यूम जो है ना, इसको आप जो कहते हो फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। असल में ही वाज अ मिडवाइफ एट द बर्थ ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। वो उसको जो है दादा भाई नौरोजी ने एक मिडवाइफ के तौर पे यूज किया, एक दाई मां के तौर पे यूज किया कि हमसे जो है कांग्रेस हमसे बन नहीं रही, ठीक है। जब भी हम कांग्रेस नाम का बच्चा जो है वो पैदा करना चाहते हैं तो या तो वो बच्चा मर जाता है या वो बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है आप आके वो कांग्रेस नाम का बच्चा जो है वो आप पैदा करवा दो, ठीक है। तो ये जो था एओ ह्यूम जो था ही वाज जस्ट अ मिडवाइफ, ठीक है, जिसने कांग्रेस जो था उसको पैदा करवाया, कांग्रेस जो थी वो कब से बनी हुई थी, ठीक है। उसके अलावा जब ये जो क्या कहते हैं, जब कांग्रेस बनी तो गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने इनवाइट कर लिया सबको, ठीक है। ये जो कांग्रेस के मेंबर्स जो थे उनको इनवाइट किया चाय के ऊपर और पकौड़े भी खिलवाए, ठीक है। तो देन क्या हुआ, गवर्नर जनरल अब जब पार्टी पे बुलाया तो फिर पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है। तो उनमें से एक जो इंडियन जो है वो उठ के कहता है सर is there can be a little expansion on the general legislative council and more Indians can get elected in it। गवर्नर जनरल कहता ओए एक साथ इतनी अंग्रेजी, ठीक है। फिर पूछता है और क्या चाहते हो तुम, देन वही इंडियन कहता है कैन द सिविल सर्विसेज एग्जाम बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंडिया, ठीक है। तो वो कहता है, वो देखता है उसकी तरफ, गवर्नर जनरल कौन होता है आपका, डफरिन देखता है ह्यूम की तरफ, ठीक है, कि ये तूने कौन सी कांग्रेस बनवा दी है, ये तो पढ़े लिखे बंदे हैं, ठीक है, इनको रोको यहीं पे वरना ये तो आज ही आजादी मांग लेंगे हमसे। उसने डफरिन ने ह्यूम को घूरा और कहता कि तू चल, तेरे को मैं वहां जाके घर जाके बताता हूं, ठीक है। मीनवाइल जो है टाइम बीता, एक चीज जो है ये जो 56 से लेके आपके 85 के बीच में एक चीज जो है वो और हुई, ठीक है। 1856 से 1885 के बीच में कुछ चीजें जो है, कुछ इंसिडेंसेस जो है वो और हुए। 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो हो चुकी थी, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ चीजें जो है वो और हुई। वो चीजें क्या हुई, मतलब जो हमारा जो सोसाइटी जो है वो किस तरीके से चल रही थी इस दौरान, होता क्या था, एक पटियाला का राजा होता था, ठीक है। हमारा जो देश जो था वो अलग अलग प्रांतों में, प्रोविंसेस में बटा हुआ था। 567 या 562 प्रोविंसेस जो थी उसमें बटा हुआ था, ठीक है। एक पटियाला जो था वो एक अलग देश था, नापा जो था वो अलग देश था, ठीक है, जिंद जो है वो अलग देश था, ठीक है। इन सबके अपने अपने राजा हुआ करते थे, ठीक है। अब पटियाला के लोगों की प्रॉब्लम जो थी वो अलग थी, नापा के लोगों की प्रॉब्लम जो थी वो अलग थी। अगर सेम भी थी तो जो प्रॉब्लम नापा के लोगों को थी वो सिर्फ उससे फर्क सिर्फ नापा के लोगों को पड़ रहा था, पटियाला के लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एग्जाम्पल सुनो, मान लो लैंड जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है पटियाला के किंग ने 10%, ठीक है, नापा के किंग ने 1% टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। नापा के किंग ने किसी और चीज के ऊपर 10% का टैक्स लगाया हुआ है। अब पटियाला के लोग जो हैं वो इस राजा से इस वजह से परेशान है क्योंकि उनको जो लैंड टैक्स जो है वो 10% देना पड़ता है। नापा के लोगों को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें 1% टैक्स देना पड़ रहा है, दूसरा ये राजा तो इनका है ही नहीं, इनका राजा तो नापा वाला है, ठीक है। तो ये जो लोगों को प्रॉब्लम जो थी वो लोगों के सामने जो उनकी एनिमीज जो थी वो अलग अलग थी, ठीक है। इनके लिए इनका एनिमी कौन है? जो पटियाला का किंग है। इनके लिए इनका एनिमी कौन है? जो नापा का किंग है। एनिमी कौन है? जो इनके ऊपर टैक्स लगा रहा है। अंग्रेजों ने क्या किया? पूरा भारत जीत लिया, ठीक है। यहां तक पूरा भारत जो है वो कल की स्टोरी में मैंने आपको बताया पिछली क्लास में कि पूरा भारत जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है। पूरा भारत जब जीत चुके हैं वो लोग, तो उनके सामने कॉमन एनिमी है, ठीक है। वो कौन है? कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिश, ठीक है।
उन्होंने अपने अपने बंदे जो है वो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। पूरे देश में सेम टैक्स जो है वो चलता है। अगर टैक्स पटियाला में 10% है तो नाभा में भी अब 10% होगा, ठीक है। उससे पहले क्या होता था, पटियाला वाला अलग टैक्स लगाता था, नाभा वाला अलग टैक्स लगाता था, ठीक है। तमिलनाडु में कोई बंदा है, कोई राजा है, कोई प्रोविंस है, वो अपना अलग से टैक्स जो है वो लगाते थे, ठीक है। टैक्स अलग था। अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरे इंडिया के ऊपर अपने अपने गोरे जो थे ऑफिसर्स जो थे उनको वहां पे लगा दिया, सेम टैक्स लगा दिया। अब सभी जगह पे सेम झंडे लगा दिए कि तुम सब जो हो ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। अब आपको एक कॉमन एनिमी मिल गई, अब आप सबका दुश्मन एक है, ठीक है। कौन है? ब्रिटिश। दूसरी बात, पंजाब के लोग जो थे अगर तमिलनाडु के बंदे को समझाने जाते थे या किसी मद्रास के बंदे को समझाने जाते थे कि मेरे साथ जो है ऐसा हो रहा है, मान लो 3 बंदे इकट्ठे हैं, एक पंजाब का, एक मद्रास का, एक बंगाल का, ठीक है। तीनों बंदे एक साथ खड़े हैं, ठीक है। तो पंजाबी कह रहा है ओ यार अब अंग्रेज थे मैंने लुट के खा गए, ठीक है, मेरे सारे पैसे ले जाते हैं। ये जो मद्रास का बंदा है उसको समझ में नहीं आ रहा पंजाबी क्या कह रहा है, ठीक है। वो देख रहा है ये क्या बोल रहा है, ठीक है। बंगाल, इसने बंगाल, मद्रास वाले ने बंगाल वाले की तरफ देखा, बंगाल वाला कहता बंगाल वाले को भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज दे दी आपको, इंग्लिश, ठीक है। आप सब लोग थोड़ी बहुत ही इंग्लिश जो है वो सीख गए, ठीक है। अब पंजाबियों को जैसी भी इंग्लिश आती हो, ठीक है, आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन आप जो है आप अपनी बात जो है वो समझा देते हो, ठीक है। वो किस तरीके से, उसका एग्जांपल देखो, ठीक है। पंजाबी गया मद्रास वाले के पास तो उसको कहता माय मनी, ठीक है, व्हाइट मैन टेकिंग अवे, कि गोरा आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। योर मनी सेफ, कि तुम्हारी मनी जो है वो सेफ है। वो इसको समझ में आ गई बात, ठीक है, कॉमन इंग्लिश है, समझ में आ गई। वो कहता नहीं, मतलब नो मेरी भी नहीं सेफ। वो कहता फाइट टुगेदर, ठीक है, एक साथ लड़े अगेंस्ट व्हाइट मैन। तो ये समझ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, इंग्लिश जो थी वो आपकी लैंग्वा फ्रैंका बन गई। लैंग्वा फ्रैंका मतलब एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो बन गई, ठीक है। अब आपके पास कॉमन लैंग्वेज है, सबके पास कॉमन दुश्मन है। अब आप जो है एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो लड़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है 1856 से 85 के बीच में ये होती है, ठीक है। उसके अलावा जब आप इंग्लिश पढ़ जाते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ ली आपने, अब आप जो है बाहर की बुक्स जो है वो भी पढ़ना स्टार्ट करोगे। जब वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इक्वालिटी नाम का कोई भूत भी होता है, ठीक है। इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती है, लिबर्टी नाम की कोई शय होती है, ठीक है, लिबर्टी होती है, इक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज होती है। इससे पहले आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है। जब इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। अब आप इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। उसके अलावा आप क्या पढ़ोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में पढ़ोगे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है कि उन्होंने अंग्रेज जो है उनसे किस तरीके से इंडिपेंडेंस ली, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ोगे। अब आपके पास ये सारे आइडियाज जो है ये आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ चीजें जो है एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि जब ये इंडियंस जो थे वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो क्या हुआ कि मान लो आपने क्या किया, आपने एक बुक पढ़ी, ठीक है। तो एक बच्चा जो है स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसने इंग्लिश जो पढ़ रहा है, तो वो अंग्रेज ऑफिसर के पास आके कहता है कि सर कल ना जो टीचर जो थे वो हमें लिबर्टी करके ना कुछ पढ़ा रहे थे, तो वो क्या होती है लिबर्टी? तो अंग्रेज ने बताया कि देखो बेटा, लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आप जो है कुछ भी करने की आपको आजादी हो, उस चीज को लिबर्टी कहा जाता है। तो उसने बोला कि फिर कब दे रहे हो हमें लिबर्टी, ठीक है। अब अंग्रेज के पास जवाब नहीं है, ऐसी कहानी आगे बढ़ी। तो उन्होंने पूछा कि सर डेमोक्रेसी क्या होती है? मतलब मैंने किसी बुक में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, क्या है ये डेमोक्रेसी? तो अंग्रेज ने बताया कि डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है, कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, जो लोग सरकार जो है वो बनाए। तो कहते हैं कि कब दे रहे हो हमें डेमोक्रेसी, ठीक है। अंग्रेजों के पास जवाब नहीं है। और इसका बेस्ट मेथड जो था अंग्रेजों की भाषा में जवाब देने का जो बेस्ट मेथड जो था वो दादा भाई नौरोजी ने निकाला, ठीक है। इसी के ऊपर जो है एक उन्होंने स्पीच दी थी, वो स्पीच में अभी सुनाऊंगा। एक चीज और, इसी के ऊपर जो है एक जर्नलिस्ट जो है वो ये लिखते हैं कि इंडियंस ब्रोक ब्रिटिश फैटर्स विद इंग्लिश हैमर्स, ठीक है, कि भारतीयों ने अंग्रेजों की बेड़ियां जो थी वो अंग्रेजी हथौड़ों से ही तोड़ी, ठीक है। वो किस तरीके से, दादा भाई नौरोजी जो है उनकी स्पीच जो उन्होंने दी थी वो सुनो। असल में वो मैंने आपको बताया था ना कि वो एमपी है पार्लियामेंट के, ठीक है। तो एमपी को एक दिन बोलने का मौका तो मिलता है, ठीक है। 365 दिन अगर वो चुप रहेगा, एक दिन उसको मौका जो है दिया जाएगा और सबको उसकी बात जो है वो सुननी होगी, ठीक है।
जैसे भगवंत मान को आप देखते हो कि वो बोलते हैं वहां पे क्या कहते हैं, और जो दूसरे लीडर्स जो होते हैं वो भी बोलते हैं, तो एक मौका जो है वो उनको दिया जाता है जब भी सेशन होता है उसमें बोलने का, ठीक है। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने क्या बोला, उनकी स्पीच सुनो, बहुत अच्छी स्पीच है। वो कहते हैं वी इंडियंस आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी, कि हम भगवान के शुक्रगुजार हैं किस चीज के लिए, फॉर सेंडिंग यू द ग्रेट ब्रिटिश टू रूल ओवर अस, कि हमारे ऊपर रूल करने के लिए तुम ब्रिटिश लोगों को भेजा। You as a nation are best because you believe in the idea of democracy. See, here we are in the parliament and you believe in equality. That is why an Indian born person becoming a MP, having all the freedom to speech. This is the beauty of England and that brings the material prosperity to England. And that is why Britain is the most advantageous civilization. And I again say, we are so proud and thankful to the British and we would like this relation to continue. But how unfortunate it is that you, the great British in India, have turned un-British. There is no liberty, no democracy, no rights, no justice, and that's why we see India is so poor. And thus the name of my book, Poverty and Un-British Rule in India. So can you, the great British people, be equally great in India and you give us the missing rights, liberties, equalities and democracy? ब्रिटिश वालों ने उस दिन सोचा कि बुद्धे ने बहुत बेइज्जती कर दी है, ठीक है। अब उनको इस चीज का आंसर जो है वो तो देना ही था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यस वी आर कमिटेड टू इट। इधर इन्होंने बोल दिया यस वी आर कमिटेड, उधर जो है वो कांग्रेस बन चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा कि कांग्रेस जो है वो जाती है इनके पास, ब्रिटेन वालों के पास, ठीक है। अब वो कांग्रेस जो है वो अपनी डिमांड जो है वो मांगनी स्टार्ट करेगी। वो डिमांड्स किस तरीके से मांगती है उसकी स्टोरी जो है वो बहुत प्यारी है, वो देखते हैं। ब्रिटिश जो है वो कह चुके हैं इंडिया को कि हम जो है कमिटेड है, कि हम धीरे धीरे आपको जो डेमोक्रेसी जो है वो दे देंगे, ठीक है। अब कांग्रेस पहुंचती है, ठीक है, अंग्रेजों के पास। कांग्रेस जो बन चुकी है, ठीक है, पकौड़े पे चाय पे चर्चा जो है वो करके आ चुके हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है उससे मीटिंग भी हो चुकी है, डफरिन से मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। टाइम बीतता है, कांग्रेस जाती है उनके पास दोबारा से गवर्नर जनरल के पास। बेसिकली मैं ब्रिटिश बोलूंगा, ठीक है। कांग्रेस जाती है ब्रिटिश के पास, तो वो कहती है कि सर आपने जो है वो कहा था कि हमें जो है वो इक्वल राइट जो है वो हमें देने, आपने कमिटमेंट जो है वो की है, तो वो ना इलेक्शन करवाओ, ठीक है। तो ब्रिटिश बोलते हैं कि यार तुम अनएजुकेटेड पीपल हो, इलिटरेट कम्युनिटी है तुम्हारी, इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं कि सुना है आपको भगवान ने भेजा है, तो हमें सिविलाइज करने के लिए, है ना, हम जो है हम आपसे सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस होते किस तरीके से, ठीक है। वी इंसिस्ट, आप जो इलेक्शन करवाओ, ठीक है, हम इंसिस्ट करते हैं। तो कहते हैं देखो इलेक्शंस एक को में करवाने जो है वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो ऐसे करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन जो वो करवा दें। तो कांग्रेस बोलती है हाँ सर ठीक है करवा दो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, भगवान ने भेजा आपको, जो करोगे सही होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, 1892 में एक एक्ट जो है वो पास किया जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। आप थोड़े दिन बाद फिर पहुंच जाते हो, ठीक है, 2-3 महीने बीतते हैं, कांग्रेस फिर पहुंच जाती है। तो आप कहते हो सर वो इलेक्शंस करवाने की बात हुई थी, ब्रिटिश कहते हैं वो करवा तो दिए, अभी पिछले महीने तो हुए इलेक्शंस। कहते हैं सर ना कोई लाइन लगी, ना यहाँ पे हमारे वो ब्लैक सी इंक लगती होती है वो लगी, ठीक है, ना हमने कोई बटन दबाए ईवीएम मशीन के। मान लो कल को इलेक्शन जो है दूसरी पार्टी जीत जाए तो हम ये कैसे बोलेंगे कि मशीनें जो थी वो है कोई थी, ठीक है। तो वो सब तो करवाए नहीं, तो बताओ क्या कहते हैं इलेक्शंस कब करवा रहे हो? तो वो कहते हैं यार तुम्हें समझाया तो इलेक्शंस करवाने बड़े मुश्किल, सर भगवान ने भेजा है आपको। वो कहते हैं ठीक है चलो करवा देते हैं इलेक्शन, ठीक है। 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आते हैं, मॉर्ले रिफॉर्म, और जो है डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन।
इलेक्शंस इंट्रोड्यूस तो हो गए, लेकिन वो जो थे सिर्फ जो एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, उन्हीं को इलेक्शंस करवाने का सॉरी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का हक दिया गया, ठीक है। एग्जैक्ट क्या रूल्स थे वो जो जब आपकी मेन क्लासेस आएंगे उसमें बताया जाएगा कि एक तो एजुकेशन जो थी उसको क्राइटेरिया रखा गया, बीच में कुछ क्राइटेरिया ये था कि इतना परसेंट टैक्स जो है वो लोग देते हो, इतनी उनकी इनकम हो, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया, ठीक है। तो कांग्रेस पहुंच गई, सर मजा आ गया, इलेक्शंस हो गए, ठीक है। तो थोड़े दिन बाद फिर कांग्रेस पहुंच गई, ठीक है, कुछ दिन बीते तो कहते हैं सर वो इलेक्शंस तो हो गए लेकिन कोई हम में से कोई मिनिस्टर तो लगा ही नहीं, तो इस ऐसे इलेक्शंस का क्या फायदा जब हम मिनिस्टर ही ना लगे। तो ब्रिटिश फिर कहते यार बड़ा मुश्किल होता है मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर भगवान ने भेजा था आपको, तो कहते आपने सिखाना है हमें, ठीक है, कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, तभी तो हम अपना रूल जो है कर पाएंगे, तभी तो हम अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम तो बारबेरियंस हैं, हम सिविलाइज कैसे होंगे अगर आप सिखाओगे नहीं हमको, ठीक है। आपको भगवान ने भेजा है, भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको, और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे तो भगवान आपको सजा देंगे, ठीक है, और हम नहीं चाहते भगवान आपको सजा दें, ठीक है। तो कहते हैं चलो ऐसे करते हैं, मिनिस्टर सेंटर पे नहीं लगा सकते, तुमको प्रोविंसेस में मिनिस्टर लगा देते हैं। कहते ठीक है सर, जो कर रहे हो सही कर रहे हो आप, ठीक है। देन 1919 में मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो आते हैं, ठीक है, और आपकी प्रोविंशियल डायरार्की जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोविंसेस में इंडियन जो होते हैं उनको मिनिस्टर जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहां तक जो है हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे 1919 तक पहुंच चुके हैं। थोड़े दिन बाद तुम फिर पहुंच जाते हो, ठीक है। सर पैसे तो सारे सेंट्रल मिनिस्टर के पास होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोविंसेस में आपने मिनिस्टर लगाया हमारे पास तो फंड ही नहीं होते, अब फंड नहीं होंगे तो हम अपने लोगों के लिए काम कैसे करेंगे। तो बताओ अब मैं सेंटर में मिनिस्टर लगाओ, ये नहीं ऐसे नहीं होगा, इधर स्टेट में नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा, सेंटर में लगाओ। वो ब्रिटेन वाले फिर कहते यार क्या कर रहे हो। सर भगवान ने, हाँ पता है भगवान ने भेजा है, लगा देंगे सेंटर में मिनिस्टर, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, और सेंट्रल डायरार्की जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, और इंडियंस जो होते हैं उनको मिनिस्टर लगा दिया जाता है सेंटर में, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम बीतता है, ठीक है, अब ना तुम लोग जो है वहां पे गए ब्रिटिश के पास दोबारा जाते हो, ठीक है, ना उन्हें कोई कॉल की, ना उन्हें कोई मैसेज किया, ना व्हाट्सएप किया, ठीक है। अंग्रेज जो है वो सोच रहे हैं यार बहुत टाइम हो गया, ये आए नहीं इंडियंस, क्या बात क्या हो गई है, ठीक है। इन्होंने खुद ही तुम्हें मैसेज कर दिया कि बताओ अब आगे क्या करना है, तुम आए नहीं बहुत टाइम से, यार बड़ी याद आ रही है तुम्हारी, आओ। तुमने क्या किया, इन्होंने मैसेज किया व्हाट नाउ, ठीक है, अब आगे क्या करना है। तुमने बोला अब भारत छोड़ो, सब कुछ तो आ गया हमें, ठीक है, सेंटर में मिनिस्टर लग गए, सब कुछ हमने सीख लिया, अब भारत छोड़ो, निकलो यहां से, ठीक है। अंग्रेज जो थे, मतलब वो जो थे ये आपके ये जो थी कांग्रेस जो थी, एक नीति जो है वो अपनाती थी जिसको कहते हैं प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, ठीक है। अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती थी, जितना वो मान लेते थे उसके साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर देती थी कि ठीक है, हाँ इतना ठीक है, दोबारा फिर जाती थी, फिर थोड़ा और प्रेशर डालती थी, जितना वो मानते थे कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, मान जाती थी, थोड़े दिन बाद फिर जाती थी, आप प्रेशर जो है वो डालती थी और कॉम्प्रोमाइज कर देती थी, ठीक है। और इस एक्ट को जो है एक्ट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है, क्योंकि यहां पे आके सब कुछ तो दे दिया उन्होंने, ठीक है, और बाद में यही एक्ट जाके इसी एक्ट की जो प्रोविजंस होंगी उन्हीं की मदद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये 1935 के बाद, और इसके बाद अगर कोई एक्ट आएगा भी तो 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो आएगा, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके बाद कोई एक्ट आया नहीं, ठीक है। तो यहां तक हो गया ये स्टोरी थी कि किस तरीके से जो है जब इंडियन पढ़ लिख गए तो उन्होंने किस तरीके से अपने रिफॉर्म्स जो है वो किस तरीके से करवाए, किस तरीके से पहले उनकी पार्लियामेंट जो है उसमें घुसे, पहले प्रोविंसेस में गए, देन सेंटर में गए, देन सेंटर में मिनिस्टर लगे, ठीक है। अब कहानी को फिर से पीछे लेके जाते हैं जब कांग्रेस जो है उसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है बुढ़े बुढ़े लोगों के द्वारा की गई थी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग, ठीक है। तो कांग्रेस में एक और स्टोरी चलती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की स्टोरी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट और एक छोटे से रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। मॉडरेट्स असल में कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी, ठीक है। इनका
इनका मानना क्या था कि जो मासेस जो है ना उनको भी इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है, कि ज्यादा लोग जो है उनको भी इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मासेस को इन्वॉल्व करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि लोग भी अभी फिलहाल के लिए पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो इनका मानना था इट इज रिस्की टू इन्वॉल्व मासेस, ठीक है, कि ज्यादा लोगों को फिलहाल के लिए इन्वॉल्व नहीं करना है। उसके अलावा ये सारे ग्रेजुएट्स थे, एलीट क्लास से बिलोंग करते थे, ग्रेजुएट्स थे, और सारे के सारे ऑलमोस्ट 50 प्लस थे, मोस्टली 60 प्लस थे इनके बीच में, ठीक है। दूसरा ये चाहते थे कि बेसिक रिफॉर्म्स जो है वो लाए जाए, ठीक है, कि बेसिक रिफॉर्म्स जो है थोड़े थोड़े रिफॉर्म जो है वो लेके आते हैं, बाद में धीरे धीरे अपनी डिमांड जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। वहीं दूसरी साइड जो थे वो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे? जो 30 प्लस एज के लोग थे, ठीक है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, और पाल जब याद आएगा बता दूंगा, ठीक है। तो सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, पाल जो थे बाल गंगाधर तिलक, पाल जब याद आएंगे बता दूंगा, ठीक है। उसी के साथ थे रेवोल्यूशनरीज, ये कौन लोग थे? भगत सिंह जैसे लोग, ठीक है। इनका कहना था कि आजादी ऐसे नहीं मिलती, आजादी लेने के लिए खून जो है, बलि जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या था? ये 20 से 30 एज के लोग थे, ठीक है। ये लोग क्या, ये लोग बिलीव करते थे कि हाँ गोलियां चलाने से आजादी मिलेगी, बम वगैरह फेंकने से आजादी मिलेगी। ये कहते थे कि ठीक है बम हम लोग नहीं फेंकेंगे, ठीक है, हम लोग तुम्हें सिर्फ प्रोत्साहित करेंगे, हम खुद जो है बम वगैरह नहीं फेंकेंगे। हाँ, ये लोग जो थे ये इनको कहते थे तुम फेंको बम, तुम फेंको, ठीक है। तो ये लोग वो लोग थे, ये कहते थे नहीं, शांति का मार्ग जो है वो अपनाना, ठीक है। तो ये एज डिफरेंस जो है ये इस चीज से याद रखना, ठीक है, कि ये 30 प्लस थे, शादियां वगैरह हो चुकी थी, दिमाग थोड़ा सा गर्म था, हाँ इतना गर्म नहीं था कि अपनी जान दे दें, ठीक है, उतने का समझदार थे और इनको उकसाते रहते थे, ठीक है। ये लोग कौन थे? ये अपनी जान देने के लिए तैयार थे, ठीक है। ये लोग कौन थे? ये दादा की एज के बंदे थे, ठीक है, मतलब दादा ग्रैंडफादर की एज के बंदे थे, दादा नाना की एज के बंदे थे, ठीक है। शांति थी इनको, ठीक है, एलीट भी थे, पैसा भी ज्यादा था, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े ठंडे दिमाग से ये लोग काम देते थे, ठीक है। ये हुआ, ये स्टोरी थी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और इनकी रेवोल्यूशनरीज की। अब हुआ क्या, 1905 में ब्रिटेन ने क्या बोला कि बंगाल जो है उसकी पार्टीशन कर देनी है। बंगाल पार्टीशन, बंगाल उस टाइम पे क्या हुआ करता था, पूरा का पूरा आपका बांग्लादेश, देन वेस्ट बंगाल और थोड़े थोड़े ऊपर के आसपास वाले एरियाज, काफी बड़ा हुआ करता था। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या बोला कि इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बड़ी स्टेट जो है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम इसकी पार्टीशन जो है ये कर देते हैं। बांग्लादेश जो है उसको अलग कर दिया गया, वेस्ट बंगाल और जो आपका आसाम वाला एरिया है उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। ये आपका बन गया ईस्ट बंगाल, ये बन गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसको अलग कर दिया। बाकी इसके अलग होने के और भी रीजंस थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी वो अपनानी थी, ठीक है। मुस्लिम्स जो थे उनको अलग करना था हिंदुओं से, क्योंकि ये जो थे मिलके जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है पॉलिसीज जो है वो बना रहे थे, ठीक है। मेन रीजंस और बहुत से रीजंस थे इसमें, वो जब मेन अपने हमारी क्लास आएगी उसमें बताएंगे, ठीक है। अब 1905 में पार्टीशन हो जाती है बंगाल की, ठीक है। अब मीटिंग बैठती है, अब जब कांग्रेस बन चुकी है ना तो इनकी हर साल जो है वो मीटिंग हुआ करती थी। मीटिंग कब होती थी? 25 या 27 दिसंबर को इनकी मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती थी, ठीक है। 3-4 दिन ये यहीं पे रहते, न्यू ईयर की पार्टी बनाते, दारू वगैरह पीते और जो है अपने एक प्रेसिडेंट जो है वो चुन लेते, ताकि वो जो नेक्स्ट आगे आने वाला साल है, न्यू ईयर के बाद वाला जो साल है, वो सारे साल जो पिछले साल इन्होंने क्या किया उसको डिस्कस करते और अगले साल क्या डिस्कस करना है उसको डिस्कस करते, ठीक है। और एक अपना प्रेसिडेंट जो थे वो चुन लेते। तो ये ऐसे इकट्ठे हुए हैं, 1905 का पार्टीशन जो है वो होना है, ठीक है। अब बात चल रही है कि पार्टीशन होगी, ठीक है, बाद में फाइनली हो भी जाती है। तो ये सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो मॉडरेट्स जो है वो ये कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ना लेटर लिखेंगे कि जो पार्टीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी चापलूस तो होते ही हैं उधर बैठे हुए, ठीक है, कहीं किसी भी पार्टी में देख लो, कहीं पे भी देख लो, चापलूस होते ही हैं, ठीक है। तो चापलूस लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते थे, बहुत अच्छी बात की, वाह मजा ही आ गया। रेवोल्यूशनरी कहते हैं यार तुम ये लेटर लिखते रहते हो, तुमने उनसे लव मैरिज करनी है, ठीक है, लेटर लिखते रहते हो, जवाब तुम्हें आता नहीं है कोई। दूसरा कहता है कि हम ऐसे करेंगे, हम ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखेंगे, इसकी कड़ी निंदा करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं
यार जिस न्यूज़पेपर में जो तुम आर्टिकल वगैरह लिखते हो अंग्रेज उसको पढ़ते भी या नहीं पढ़ते, ठीक है। पंजाबी में आर्टिकल लिख रहे हो, अंग्रेजों को पंजाबी पढ़नी नहीं आती, ठीक है, वो तुम्हारे आर्टिकल पढ़ते नहीं है, तुम आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे हो। दूसरा कहता है मॉडरेट कहता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ना जो क्वीन जो है, ठीक है, उससे बात करूंगा। तो ये एक्सट्रीमिस्ट पूछता है कैसे करेगा बात, वो कहता है मैं उसको चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है, और चिट्ठी, फिर इनकी हंसी निकल जाती है, चिट्ठी, फिर चिट्ठी पे आ गया। चिट्ठी में मैं लिखूंगा कि मैं उससे प्रे करूंगा, उससे गुहार करूंगा, उससे मिन्नत करूंगा कि आप जो है इसका ये जो है इसकी पार्टीशन जो है वो ना करो। पीछे मेरे जैसा कोई रेवोल्यूशनरी जो है वो खड़ा था, उसने चेयर उठा के मारी आगे, ठीक है। जब चेयर उठा के मारी तो ये थोड़ा हड़कंप जो है वो मच गया, मॉडरेट्स थोड़ा से डर गए, ठीक है। तो उन्हें बोला अच्छा बेटा बताओ तुम चाहते क्या हो, ठीक है। तो ये जो थे एक एक्सट्रीमिस्ट उठ के बोला कि सबसे पहले ना ये हम जो है अंग्रेजों के साथ ना बाइकआउट करेंगे। तो ये पूछते किस तरीके से बाइकआउट करोगे, वो कहते हैं ये जो हम उनके कपड़े पहनते हैं ना, ये थ्री पीस सूट जो है हम वो पहनते हैं, हम वो नहीं पहनेंगे, ठीक है। तो जो मॉडरेट खड़ा था आगे, ठीक है, भाषण दे रहा था, उसने देखा पूरी लाइन की तरफ ऐसे देखा, यार सबने थ्री पीस सूट पहने हुए, तो कहते पहनेंगे क्या वो, कहते हम अपने देश में बनाया हुआ खादी का कपड़ा जो है वो पहनेंगे। कहते रेडी है कपड़ा, ठीक है। वो कहते नहीं अभी रेडी नहीं है, पर हम फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे, हम वो कपड़ा वहां पे तैयार करेंगे, ठीक है, चरखा काटेंगे, उससे जो है वो खादी जो है वो तैयार करेंगे। कहते उतनी देर हम क्या करेंगे, हम नंगे घूमेंगे, ठीक है, श्वेतांबर बन के घूमेंगे हम उतनी देर, तो सॉरी पीतांबर बन के घूमेंगे उतनी देर। तो कहते पहले जाके ना कपड़ा कुपड़ा तैयार करो, फिर सोचेंगे इसके ऊपर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ पहनने लग जाएंगे, सोचेंगे, ठीक है। अब इनके शौक जो है ना वो ऑलरेडी मैंने कल बताया था ना, इनके शौक जो है वो इंग्लिश शौक जो है वो पैदा करने हैं, तो वो शौक इनके इंग्लिश हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है दूसरे एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली टारगेट उन्होंने एलीट क्लास को किया था, इनको जो है इंग्लिश बनाया था, थ्री पीस सूट पहने इनको रेडी करवाया था। तो ये अब आदतें बन चुकी हैं। दूसरा लंदन में रहते हैं, लंदन पढ़ के आए हैं, तो वही आदतें इनकी। दूसरा उठ के कहता है कि हम जो है लिकर जो है, ठीक है, इंडियन बाहर की शराब जो है वो बैन करेंगे, ठीक है। यहां पे खड़ा हो, नहीं 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 यार ये नहीं, मॉडरेट खड़ा कहता है यार ऐसे थोड़ी होता है, शराब थोड़ी बैन करते हैं, ठीक है, रात को थोड़ा थोड़ा लिटल लिटल चलता है। तो कहते शराब नहीं बैन होगी, ठीक है, वो छोड़ दो तुम, वो शराब नहीं बैन करनी। एक और एक्सट्रीमिस्ट उठ के कहता है कि हम जो ये जो दुकानें होती हैं इनमें जो अंग्रेजी सामान आता है ना, हम उन दुकानों की पिकेटिंग करेंगे, ठीक है, उनके सामने धरना जो है वो लगा के बैठ जाएंगे, तो ताकि उनका सामान ही ना बिके अंग्रेजों का। तो यहाँ पे खड़ा मॉडरेट कहता है नहीं 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 नहीं, उनका सामान खरीदने मैंने ही तो जाना है, मैं ही तो पहनता हूँ थ्री पीस सूट, मैंने तो सामान खरीदने जाना है। कहता है ये बात नहीं सही। दूसरे कहते हम ऐसे करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट कहते हम जो इंडियन एजुकेशन जो है वो लेके आएंगे। मॉडरेट कहते हैं यार इंडियन एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, असल में ऑफिशियल एजुकेशन जैसी चीज होती है, ठीक है, कि जो बंदा आपके ऊपर रूल कर रहा है, जिस बंदे की सरकार है वो क्या पढ़ा रहा है, उसी के बेसिस पे उससे नौकरियां निकालनी है, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या करो, तुम पंजाब में अपनी एजुकेशन लेके आओ, ठीक है, और जब फॉर्म निकले तो वहां पे दिया ही ना हो कि ये वाली एजुकेशन जो है वो उसको माने ही ना, ठीक है, क्या फायदा होगा उसका, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो कहते ये प्लान भी नहीं सही तुम्हारा। अब आप ये देख रहे हो कि एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरीज की कोई भी बात जो है वो नहीं मानी जा रही, सारी बातें मॉडरेट्स की मानी जा रही है, ठीक है। अब ये हुआ सारा सूरत स्प्लिट कब चल रहा है, 1909 की बातें जो है ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे एक बंदा था एक्सट्रीमिस्ट, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तिलक यहां पे खड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि यार ये सारी बातें जो है ये इनकी मानी जा रही है, ये किस वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट मॉडरेट्स का लगा हुआ है। तो मैं 1906 में मैं प्रेसिडेंट की दावेदारी के लिए खड़ा होऊंगा, ठीक है, इनको हराएंगे, फिर हमारी बातें जो है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो तिलक 1906 की प्रेसिडेंटशिप के लिए तिलक खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट्स को पता चल जाता है, जब ये दंगे कर रहे थे ना, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी इनसे, ठीक है, दंगे नहीं बेसिकली जो वहां पे वो चेयर चल गई थी, इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी। तो इनको ये डर था कि अगर हमारे में से 2 या 3 बंदे भी इधर चले गए तो प्रेसिडेंट कौन बन जाएगा, तिलक बन जाएगा, फिर ये जो बातें अभी कर रहे हैं वो दारू चली जाएगी फिर, ठीक है, थ्री पीस सूट चला जाएगा फिर। तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला कि तिलक को जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देते। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, दादा भाई नौरोजी जो है
उनको खड़ा कर दिया कि दादा भाई नौरोजी जो है उनको इसके खिलाफ जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं मॉडरेट्स की तरफ से। एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से कौन गए? तिलक, ठीक है। मॉडरेट्स की तरफ से दादा भाई नौरोजी जो है वो आ गए। तिलक ने अपना नाम ही वापस ले लिया, कहते इतनी बड़ी शख्सियत, ठीक है, तो मैं इनके खिलाफ जो है इलेक्शन जो है वो कैसे लड़ सकता हूं। तो 1906 में भी मॉडरेट्स ही बने रहे आपके ये। 1907 आया, ठीक है, 1907 आया, यहां पे लाला लाजपत राय जो है वो कहते तिलक को कहते यार तूने नाम वापस क्यों लिया, ठीक है। तो कहते 1907 में मैं इलेक्शन जो है मैं लड़ूंगा, लेकिन पहले ही बात ये बता रहा हूं मेरे सामने कोई दादा आ जाए कोई नाना आ जाए मैंने नहीं देखना, ठीक है। पंजाब का बंदा है, वो कहता मैंने नहीं देखना कोई दादा आ जाए नाना आ जाए, तुम अपनी वोटों से मुकरे फिर तुम देखना, तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है। 1907 में तिलक जो है तिलक नहीं, लाला लाजपत राय जो है, लाला जो है वो खड़े होते हैं इलेक्शन में, ठीक है। अब इनके खिलाफ खड़ा किया जाता है रास बिहारी घोष को, रास बिहारी घोष को जो है वो खड़ा किया जाता है इलेक्शंस में, ठीक है। रास बिहारी घोष को पता होता है, दादा को दोबारा बोला जाता है कि सर आप खड़े हो जाओ, वो कहते हैं नहीं यार पिछली बार हो गया और लाला जो है उसने हटना भी नहीं है, मेरे को अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। तो इसको बलि का बकरा बनाया जाता है रास बिहारी घोष को, उसको कहते हैं सर आप खड़े हो जाओ, कहते हैं देखो यार बेइज्जती ना करा देना, ठीक है। वो लाला बड़ा सरफिरा सा बंदा है, ठीक है, उसने क्या कहते हैं हार गया फिर पता नहीं उसने क्या करना है, ठीक है। कहते हैं बेइज्जती ना करा देना, हरवा मत देना बस, कहते हैं नहीं नहीं हारने नहीं देंगे आपको, ठीक है, आप जीत जाओगे। फाइनली इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्शंस अनाउंस करने के लिए जो है जब उसकी अनाउंसमेंट होती है तो वो कहते हैं कि ये जो है रास बिहारी घोष जो है वो इलेक्शन जीत गए, ठीक है। इतने में हड़कंप मच जाता है, ठीक है। तो तिलक जो है जिस बंदे ने माइक पकड़ा होता है, तिलक उसका माइक पकड़ के लाला लाजपत राय का हाथ खड़ा करके कह देते हैं कि लाला लाजपत राय जीत गए, ठीक है। अब पता कुछ नहीं है कि दोनों में से जीता कौन था, ठीक है। मीनवाइल होता क्या है, मेरे जैसा फिर बंदा पीछे खड़ा होता है, वो चप्पल उठा के मारता है आगे की तरफ, ठीक है, वो किसी मॉडरेट को लग जाती है। अब जब वो चप्पल मॉडरेट को लग जाती है तो वो कहते हैं यार ये क्या बदतमीजी है, वो क्या करते हैं अंग्रेजों को बुला लेते हैं, उनको बोलते हैं कि करो इन सबको अरेस्ट, ठीक है। अब उनमें से कुछ जो होते हैं एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं वो टेंट फाड़ के भागते हैं, कुछ टेंट के नीचे से भागते हैं, कुछ उसकी तरह ये जो आपका बाबा योगा वगैरह कराता है उसकी तरह साड़ी पहन के भाग जाते हैं, ठीक है। कुछ पकड़े जाते हैं, तो जो पकड़े जाते हैं, अब जब पकड़े गए ना ये सारी चीज हुई तो लोगों की नजर में, इंडियंस की नजर में क्या आ जाएगा कि ये मॉडरेट्स जो है ना ये सच में इनके साथ ब्रिटिश के साथ मिले हुए, ये नहीं चाहते कि आजादी मिले, ठीक है। अब मॉडरेट्स जो होंगे उनका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जो होंगे उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लोग इनका साथ जो है वो ज्यादा देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी आपकी इनकी मॉडरेट्स और इनकी, और ये सारा कब होता है 1907 में, ठीक है। और इसी चीज को सूरत स्प्लिट कहा जाता है। ये कांग्रेस जो थी ये सूरत में हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस सूरत में हुई थी और सूरत में मॉडरेट अलग हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं, इसी चीज को स्प्लिट कहा जाता है, सूरत स्प्लिट कहा जाता है, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं कि अलग तो हो गए, अब इनको वापस भी लेके आना है, अब वो वापस कैसे आएंगे। तो 1907 हो गया, ठीक है, 9 साल बीत गए, 1916 आ गया, ठीक है, ये अलग ही चल रहे हैं, ठीक है। 1916 में एक बहन जी आती है बाहर से, आयरलैंड से, ठीक है, नाम है उनका एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। ये आयरलैंड से आती है, आयरलैंड, ठीक है, आयरिश लेडी है ये, ठीक है। वहां पे जो है होम रूल लीग जो है वो चल रही है, ठीक है, होम रूल मूवमेंट जो है वो चल रही है, ठीक है। तो ये इंडिया आके इन सबको समझाते हैं कि यार देखो भाई भाई हो तुम लोग, तो आपस में क्यों लड़ रहे हो, ठीक है। मकसद हमारा एक ही है कि अंग्रेजों को भगाना है, मेरे देश में भी वो राज कर रहे थे, हमने भी वहां पे ऐसे ही भगा रहे हैं, ठीक है। तो लड़ते नहीं है, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे लोग जो है इनकी बातें सुन के कहते हैं बहन जी तो बड़ी अच्छी बातें करती हैं, अगले साल प्रेसिडेंट बहन जी को लगाते हैं, ठीक है। तो 1917 में एनी बेसेंट जो है वो पहली विमेन बन जाती हैं, ऑन दैट टू फ्रॉम फॉरेन, ठीक है, फॉरेन की पहली महिला वो बन जाती हैं जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है या इंडियन नेशनल कांग्रेस की विमेन प्रेसिडेंट बनी, ठीक है। एंड देन जो इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनती हैं वो बनेंगी आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक है, तो वो बनेगी।
तो ये बन जाती है प्रेसिडेंट। अब ये कहती हैं कि मेरे आयरलैंड में जो है होम रूल लीग जो है वो चल रही है, तो मैं इंडिया में भी होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो बाकी कहते हैं यार ये बहन जी तो अपने काम शुरू करने लगी, लेकिन तिलक कहते हैं नहीं, मेरे को इनका प्लान जो है वो अच्छा लगा, मैं भी अपनी स्टेट में एक अपनी होम रूल लीग जो है, ऐसी ही लीग जो है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये जो है अपनी होम रूल लीग ये अपनी स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल क्या होता है, ये 1917 चल रहा है, मीनवाइल क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चली हुई थी 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रही थी। अंग्रेज जो थे उसमें हार रहे थे, ठीक है, इंग्लैंड वाले हार रहे थे। तो इंग्लैंड वालों ने भारतीयों को क्या बोला, स्पेशली गांधी जी को क्या बोला कि आप ऐसे करो, मेरी ना मदद करवा दो आप, कि मेरे को जो है आर्मी जो है उसकी जरूरत है, और लोग जो है वो आपकी बात मानते हैं, तो आप मेरी मदद करवा दो, मेरे को आर्मी दे दो, आप अपने लड़कों को बोल दो कि हमारे लिए लड़ाई करें, तो उसके बाद जो है हम आपको आजादी दे देंगे, ठीक है। तो गांधी जी को ये बात बोल दी गई, गांधी जी मान गए, उनकी बातों में आगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जैसे ही हम लड़ाई जीत जाएंगे ना तो आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आपको आजादी दे देंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक है। और इंडियंस को पता नहीं क्या अच्छे दिन सुन के ना वो फटाफट हाँ कर देते हैं, तो इंडियंस ने हाँ कर दी, ठीक है। अच्छे दिन सुनने के चक्कर में, अच्छे दिन जब उनको लगे कि हाँ अच्छे दिन आ रहे हैं, तो उन्होंने हाँ कर दी, ठीक है। ऐसी किसी इडियट को आपने जिता दिया था अच्छे नामों के, अच्छे दिन के नाम पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो है जब लड़ाई ये लोग जीत गए, तो लड़ाई जीतने के बाद 1918 आता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 1919। तो भारत इंडियन जो है वो पहुंच गए, कहते लाओ सर आप कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। तो कहते अच्छे दिन ऐसे थोड़ी आते हैं। तो सर कैसे आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, देखो अच्छे दिन आने के लिए हम जो है वो आपके लिए रॉलेट एक्ट जो है वो ला देंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग का थोड़ा सा कांड जो है वो करवा देंगे, ठीक है। उसमें इंडियंस जो है, ठीक है, काफी सारे इंडियन जो है वो मरवा देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी आ जाते हैं अच्छे दिन। अच्छे दिनों के लिए और भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे नोटबंदी करवा देंगे, फिर उसमें कुछ इंडियन जो है वो मर जाएंगे, फिर जो है फार्मर लॉज जो है वो ले आएंगे, उसमें कुछ फार्मर्स जो है वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आते हैं अच्छे दिन, अदरवाइज थोड़ी आते हैं। तो इससे क्या होगा, आज के बाद जो मॉडरेट्स जो होंगे उनका भी ब्रिटिश के ऊपर से जो भरोसा जो है वो हट जाएगा, ठीक है। वो डेफिसिट हो जाएगा उनका, ट्रस्ट जो होगा ब्रिटिश के ऊपर, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो उनमें पैदा हो जाएगा। एक चीज और होती है, ठीक है, टर्की जो होता है वहां पे रूल कर रहा होता है खलीफा। खलीफा का रूल जो है वो टर्की पे हो रहा होता है, और ब्रिटिश जो होते हैं वो खलीफा को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं, और वहां पे ब्रिटिश रूल जो है वो शुरू हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मुस्लिम जो होते हैं इंडिया के, वो खलीफा को हटाने की वजह से, क्योंकि वो खलीफा को मानते हैं, ठीक है। तो खलीफा को हटाने की वजह से जो इंडियन मुस्लिम जो है वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में क्या शुरू हो जाएगी, खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से, रॉलेट एक्ट की वजह से, खलीफा को हटाने की वजह से, और जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गांधी ने ये मूवमेंट जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। गांधी ने स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जो वो आपको कही थी। सबसे पहली बात, देखो मैं एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसमें 2-3 रूल जो है वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर तुम लोगों ने वो रूल फॉलो नहीं किया तो मैं मूवमेंट जो होगी वहीं पे बंद कर दूंगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनसे लड़ाई करें, ठीक है। होगा क्या, और ऐसी लड़ाई का फायदा भी नहीं है, ऐसी जीत का फायदा भी नहीं है जिसमें आधे लोग हमारे मर जाए, आधे उनके मर जाए, ठीक है। तो गांधी ने बोला कि देखो एक मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहला रूल ये होगा कि वो जो मूवमेंट जो होगी वो नॉन वायलेंट होगी, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर तुम ये नॉन वायलेंस जो रास्ता जो है वो अपनाओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें आजादी दिलवा दूंगा, ठीक है। गांधी ने यहाँ पे इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन शर्त भी बहुत बड़ी रख ली, नॉन वायलेंस वाली, ठीक है। अब होता क्या है, बाकी की स्टोरी आपको पता है कि 1922 में चौरी चौरा वाला इंसिडेंट जो है वो हो जाता है, ठीक है। 22 पुलिस वालों को जिंदा जो है लोगों के द्वारा वो जला दिया जाता है। हालांकि गलती पुलिस वालों की थी, उन्होंने पहले फायरिंग की थी, बट बाकी गांधी ने कहा था कि वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो इस वजह से वो मूवमेंट बंद कर दी गई। अब लोग जो है वो इस चीज को इस तरीके से समझ लेते हैं कि वो मूवमेंट जो थी एक एब्रप्ट डिसीजन था गांधी का, कि उसे वो मूवमेंट जो थी वहां पे बंद नहीं करना चाहिए था, कि वो एक इंसिडेंट हुआ और गांधी ने वो मूवमेंट बंद कर दी। असल में ऐसा नहीं था, ठीक है। हिस्ट्री बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इससे पहले 2 इंसिडेंसेस जो है वो हो चुके थे। इंसिडेंसेस क्या थे, 1920 में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई, ठीक है।
1921 में जो ब्रिटेन का प्रिंस जो था वो इंडिया आना चाहता था, ठीक है। तो ब्रिटेन का प्रिंस जो है वो इंडिया आना चाहता था, इंडिया विजिट करना चाहता था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो लोग जो थे, स्पेशली मुंबई के आसपास के लोग जो थे, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे ना, जो क्रिश्चियन बन चुके थे, इंडियन ही थे वो लेकिन क्रिश्चियन बन चुके थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारा प्रिंस जो है वो आ रहा है, ठीक है, एज बीइंग क्रिश्चियन वो प्रिंस जो है वो हमारा है, तो हम उसके लिए ना एक छोटा सा वेलकम फंक्शन जो है वो रख रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इस वेलकम फंक्शन की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे थे। महाराष्ट्र की एक लोकल जो है पार्टी जो है वहां पे गई और उन्होंने पकड़ के इनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी, दंगे हो गए वहां पे, ठीक है। एक इंसिडेंस ये हुआ था, ये कब हो गया, 1920 में ये जो है मूवमेंट जो है गांधी की शुरू की हुई है और उसने बोला वायलेंस नहीं करना है। एक इंसिडेंट ये हो गया, गांधी गुस्सा हो गए, कहते यार मैं मूवमेंट बंद कर दूंगा, ये सब काम हो गए। तो कहते नहीं बापू कोई बात नहीं, अब नहीं होगा। 1922 की स्टार्टिंग या फिर 1921 के दिसंबर की बात होगी, ठीक है। केरला में राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स, ठीक है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ पड़े केरला में। गांधी कहता है यार मैं मूवमेंट बंद कर दूंगा, मैंने तुम्हें बोला है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। कहते बापू एक आखिरला मौका दे दो, अब के बाद वायलेंस नहीं होगी, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा वाला कांड हो गया, गांधी ने फाइनली मूवमेंट बंद कर दिया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1920 की बात है, 1920, सुभाष चंद्र बोस ये लंदन थे, ठीक है। 1920 का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था ना, उसमें इनका रैंक 4 था, ठीक है। 4 रैंक आया था, मतलब आप हिसाब लगाओ जो आज का ऑल इंडिया रैंक 4 हो, ठीक है। तो वो ये थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या किया इन्होंने, एग्जाम अपना क्लियर कर लिया, तो इनकी ट्रेनिंग आ गई, तो 1920 में ट्रेनिंग करने चले गए। मीनवाइल बापू ने पीछे से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट कर दिया। सुभाष चंद्र बोस अपनी नौकरी पे लात मार के ये मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए इंडिया आ गए। जब तक वो इंडिया पहुंचे अपने सारा अपना प्रोसीजर वगैरह सब फिनिश करते करते, ठीक है, 1922 में जब इंडिया पहुंचे बापू ने मूवमेंट बंद कर दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यार मैं तेरी वजह से यहाँ पे इंडिया आया, अपनी इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के, अदरवाइज मैं डीसी बन के आता, ठीक है, तेरी वजह से मैं यहाँ पे आया, तूने आके मूवमेंट बंद कर दिया। आज के बाद बोस और गांधी की आइडियोलॉजीज कभी भी नहीं मैच करेंगी, ठीक है। तो अब आप समझ लोगे कि बोस और गांधी की ये जो आइडियोलॉजीज जो है वो क्यों नहीं मैच करती थी, क्यों, क्योंकि बेसिकली इनकी नौकरी जो है गांधी की वजह से गई थी, ठीक है। तो ये जो था आगे यहाँ पे वापस, अब आगे जो है कहानी जो है आगे बढ़ती है। जब ये मूवमेंट बंद कर दिया 1922 में, 1922 के बाद जब मूवमेंट बंद कर दिया तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि गांधी के खिलाफ अब बोले कौन, ठीक है, कि तूने तो ये गलत कर दिया, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया था तो गलती तो उन्हीं की थी ना, अंग्रेजों की थी, वो गोलियां चला रहे थे, तो हमने तो सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। अब ये बात बोले कौन, तो एक बंदा था सीआर दास। सीआर दास ने क्या किया, सीआर दास ने सोचा कि थोड़ा सा ना शब्दों का खेल खेला उन्होंने बोला कि ये जो बापू की जो मूवमेंट थी ना, ये मूवमेंट नहीं खराब थी, छोटे छोटे लूप होल्स थे इसमें। लूप होल्स किस तरीके से थे, गांधी ने बोल दिया कि हम जो है ब्रिटिश जो है उनका बाइकआउट करते हैं कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ते, लेकिन हमारे इलेक्शन ना लड़ने की वजह से वो पार्टीज इलेक्शन में जीत गई जो पार्टीज प्रो ब्रिटिश थी, वो पार्टीज इंडिया के इलेक्शन में जीत गई। अब वो पार्टी जीत के सेंटर में बैठ गई है, वहां पे प्रोविंसेस में बैठ गई है, अब वो अपनी पॉलिसीज बनाती है, हमारी बात फिर नहीं सुनते। अब हमारा अल्टीमेट काम तो यही है ना कि हमने लेजिस्लेटिव जो काउंसिल जो है उसमें बैठना है और वहां पे जाके उनकी कड़ी निंदा करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं ये प्रपोज करता हूं कि हम ऐसे करते हैं, हम पार्टीज जो है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, हम इलेक्शंस लड़ते हैं, गांधी के साथ ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, गांधी की बात भी मानते हैं, बाकी चीज जो है उसमें बाइकआउट करते हैं और ये जो है पार्टीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी लोगों ने धीरे धीरे गांधी को भी देख रहे हैं ऐसे टेढ़ी सी नजर से और कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हो आप, सही, वेल गुड। 1923 के इलेक्शंस आए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, सीआर दास को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है, सीआर दास को प्रेसिडेंट बना दिया गया कि इसने हाँ ठीक है सही बातें बोली थी इस बंदे ने, सही जा रहा है ये, इसको बना देते हैं प्रेसिडेंट। अब ये बोलते हैं ठीक है अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो अब हमने ना इलेक्शन लड़ने हैं। कहते हैं नहीं बापू ने मना किया, हमने इलेक्शन नहीं लड़ने। वो कहता है यार मैं तो तुम्हें 22 में कह रहा हूं तुम्हें कि हमें इलेक्शन लड़ने हैं, तो इसी वजह से तुम्हें प्रेसिडेंट बनाऊं। कहता अगर नहीं इलेक्शन लड़ने तो जाओ फेंको, मैं उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप जो थी उसको फाड़ के चले गए। कहते मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूं, स्वराजिस्ट पार्टी।
ठीक है, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, तुम्हें लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना ना लड़ो। गांधी डर गए। गांधी कहते कि यार इसके साथ नेहरू भी था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोती भी इसके साथ था। तो ये कहा इन्होंने, गांधी डर गए। गांधी को कहा यार कांग्रेस में दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा, पहले एक स्प्लिट हो चुका है सूरज स्प्लिट, दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा, अब तो बहन जी भी नहीं है पास, ठीक है, तो स्प्लिट जो है वो हो जाएगा। तो गांधी ने क्या बोला, देखो ऐसे करो, मैं तुम्हें कहता हूं जो अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ना चाहे वो जाके इलेक्शन लड़े, ठीक है, उसको कांग्रेस से अलग होने की जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस में भी रहे, और अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इलेक्शन भी लड़ ले, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि ये लोग जो है स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो इलेक्शंस लड़ेगी, और बाकी जो नहीं लड़ना चाहते वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, ठीक है। देन फाइनली 1923 में इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, 1923 में इलेक्शंस आते हैं, स्वराजिस्ट जो होते हैं वो जीत जाते हैं, स्वराजिस्ट पार्टी जीत जाती है। मतलब जीत जाती का मतलब ये नहीं कि पूरी जगहों पे जीत जाती है, ज्यादातर पार्टी से जीत जाती है। सेंटर में पार्टी तो ऑब्वियसली ब्रिटेन वालों की बनेगी, ठीक है, सेंटर में पार्टी ये बनती है, स्वराजिस्ट जो होते हैं वो ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं। अब जो कुछ भी ये करेंगे ये उनके ऑपोजिट बात बोलेंगे, ठीक है, उनकी पॉलिसीज जो होंगी उनको क्रिटिसाइज जो है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 1925 में सिया दास जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उनकी वाइफ होती है बसंती देवी, बसंती देवी। इनकी एक स्टोरी है, इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इनको लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो बसंती देवी जो होती हैं उनको क्या आता है कि मैंने ना एक सोलो ट्रिप करना है, ठीक है, तो मैं पूरा भारत देश जो है वो घूमूंगी। तो वो सोलो ट्रिप करते करते वहां पे जाती हैं, पहुंच जाती है पंजाब में, ठीक है, उस टाइम लाहौर वगैरह वो सारा हमारा ही भाग था। पंजाब में पहुंच जाती है। पंजाब में उन दिनों आया हुआ था साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन पंजाब में आया हुआ था। साइमन कमीशन के आने की वजह से 1928 में लाला लाजपत राय जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, लाला जी की डेथ हो जाती है। वो जो साइमन कमीशन जो होते हैं वो उसका विरोध कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो जो होता है एसपी होता है जो वहां का, वो ऑर्डर दे देता है कि जो है वहां पे लाठीचार्ज कर दो। लाठीचार्ज के ब्लोज की वजह से लाला जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये जो होती है बसंती देवी, ये लाहौर गई होती है, ठीक है, 19 इसके पास 28 या 29 की बात होगी, ठीक है। तो ये लाहौर गई होती है, वहां पे ये पूरे देश में ये लाला जी की डेथ का आक्रोश होता है, ठीक है। तो ये आक्रोश होता है, ये गई होती है लाहौर। लाला जी की डेथ के लिए एक जो है पब्लिक मीटिंग जो है, पब्लिक गैदरिंग जो है वो होनी होती है। तो ये उस गैदरिंग को एड्रेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये वहां पे जाके अपने ये पास खड़ी किसी औरत से चूड़ियां पकड़ती हैं और उनको कहती हैं कि अगर पंजाबी लड़के, क्योंकि ये वहां की है ना, बंगाल की है, तो अगर पंजाबी लड़के लाला जी का बदला नहीं ले सकते तो ये लोग चूड़ियां पहन, ठीक है। तो वो ऐसे करके चूड़ियां फेंक देती हैं। उनमें से 2-3 चूड़ियां जो होती हैं भगत सिंह वहीं पे पास में खड़े होते हैं, उनके पास जाके गिरती हैं, ठीक है। तो भगत सिंह कहते हैं कि इनका बदला जो है वो मैं लूंगा, ठीक है। तो बसंती का बदला जो है, जो बसंती ने बातें जो बोली हुई थी उनका बदला जो है वो लेते हैं भगत सिंह, ठीक है। तो ये जाके सॉन्डर जो होते हैं देन उसको मारेंगे और वहीं पे अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो आप कहते हो ना भगत सिंह जो है उनकी डेथ जो है वो गांधी की वजह से हुई, गांधी की वजह से नहीं, बसंती की वजह से हुई थी डेथ, ठीक है। तो भगत सिंह जो है वो इनको मार देते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। गांधी जी भी तंग आ जाते हैं, यार तुम लोग दंगे बड़े करते हो, गांधी जी ले लेते हैं रिटायरमेंट, ठीक है। अब एक छोटी सी स्टोरी है साइमन कमीशन की, कि साइमन कमीशन असल में इंडिया आया क्यों, ठीक है। इतना तो पता चल जाता है हमें कि हाँ सारे गोरे थे, इस वजह से हम विरोध कर रहे थे। असल में आने का रीजन क्या था, वो रीजन बहुत पुराना है, ठीक है। रीजन समझो उसका कि ये जो आया आपका साइमन कमीशन इंडिया आया, उसका रीजन क्या है। (1892) में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, आज ही किया है हमने इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थे उसकी बात की गई थी, ठीक है। इंडियंस ने उसको माने नहीं, कहते हाय हाय करनी शुरू कर दी, नहीं हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें तो डायरेक्ट ही चाहिए, ठीक है। एक इलेक्शन खत्म हो गया एक्ट, ठीक है। दूसरा एक्ट आया 1909 में, ठीक है, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी एक्ट का नाम था, तो दूसरा एक्ट आता है आपका इसमें। इन्होंने अंग्रेजों ने यहां पे साफ साफ बात कर दी कि ये एक्ट लाने जा रहे हैं, अब अगले 10 साल के लिए हम कोई एक्ट नहीं लाएंगे, ठीक है, कुछ भी करते रहो तुम, हम अगला एक्ट 10 साल बाद ही आएगा हमारा, ठीक है। तो 10 साल के बाद एक्ट कब आना था, 1919 में, 1919 में एक्ट आना था। हुआ क्या कि जब 1919 में एक्ट आना था तो उन्होंने 1917 में ही एक कमेटी बना दी अंग्रेजों ने, और इंडियंस जो थे या कांग्रेस जो थी उसको बोल दिया कि तुम जो जो अपनी मांगे रखना चाहते हो ना
वो इस कमेटी को बता दो, ठीक है। अगर तुम्हारी मांगे मानने लायक होंगी तो मान जाएंगे, अगर नहीं मानने लायक होंगी फिर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी मांगे रखी वो मांगे 1919 का जो एक्ट था मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको कहा जाता है, उसमें उन मांगों को जो मानने वाली थी उनको मान लिया गया, जो नहीं मानने वाली थी नहीं माना गया। साथ ही ये बात भी कह दी गई कि अब अगले 10 साल के लिए चुप रहना, कुछ भी करो, अगले 10 साल तक कोई एक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। अगला एक्ट कब आना था? 1929 में अगला एक्ट जो है वो आना था, ठीक है। अब 1927 में, ठीक है, 1927 में क्या भेजा गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो भेजा गया। अब तक इंडियंस जो थे वो भी काफी पढ़ लिख गए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 7 गोरे आके, ठीक है, भारत का भविष्य कैसे तैयार कर सकते हैं, कि हमें क्या चाहिए, वो ये 7 गोरे ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। इसी वजह से हमने ये जो साइमन कमीशन जो था उसका विरोध किया था। ऐसा कमीशन ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, ठीक है, 1917 में। बस फर्क सिर्फ इतना था, तब हमारी मांगे उतनी बड़ी ज्यादा नहीं थी, हमारी मांगों की हमारी डिमांड जो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हुई थी कि हम जो है ये बात कह सकें कि 7 गोरे कौन होते हैं हमारा फ्यूचर जो है वो डिसाइड करने वाले, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपकी साइमन कमीशन की, ठीक है। इसी वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे थे। अब गांधी जी जो है वो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है भारतीय जो है, मैंने आपको बताया गांधी जी रिटायर हो गए, वो जब भगत सिंह वो मार मोड़ देते हैं उनको, गांधी जी कहते हैं यार बहुत दंगे करते हो, तो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो चुपचाप वो अपना सुखी जीवन जो है वो जी रहे हैं, ठीक है। इंडियंस जो है वो उनको व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स उठा रहे हैं इंडियंस, उनकी कॉल, गांधी जी है उनकी कॉल जो है वो पिक नहीं करते। जब उनको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो वो दोनों टिक आ जाते हैं, ब्लू टिक भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन गांधी जी जो है रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, देख के छोड़ देते हैं, सीन करके छोड़ देते हैं। पटेल कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, ठीक है, गांधी को वापस लाने का। पटेल क्या करते हैं, बरदौली सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बरदौली सत्याग्रह, ये सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, लेकिन स्टार्ट किया गया था गांधी के नाम पे। जितने भी पोस्टर्स वगैरह बने थे, ठीक है, जितने पैम्फलेट बने थे, पोस्टर्स बने थे, बैनर्स बने थे, सब पे गांधी का नाम रखा गया कि गांधी का सत्याग्रह है और सबको पार्टिसिपेट करना है। और सभी ने नॉन वायलेंट तरीके से ये सत्याग्रह इतना ज्यादा वो रहा, सक्सेसफुल रहा कि गांधी के ऊपर मॉरल प्रेशर बन गया कि सब लोग मेरे नाम के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुझे जो है गांधी को वापस पॉलिटिक्स में आना पड़ा, ठीक है। तो गांधी पॉलिटिक्स में दोबारा कूद जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, 1928 का सेशन होता है, 1928 का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है। उस सेशन में बात की जाती है, मोतीलाल नेहरू जो होते हैं, मोती और साथ में जवाहर, मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट होते हैं। तो गांधी पूछते हैं, आ जाते हैं गांधी वापस पॉलिटिक्स में आ गए वापस 1928 में। गांधी पूछते हैं हाँ बताओ क्या चाहते हो, तो मोती कहता है हमें चाहिए, हम स्वराज की मांग करते हैं कि हमें स्वराज चाहिए, मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहते हैं नहीं, स्वराज की मांग बहुत कर ली, अब पूर्ण स्वराज की मांग होगी, पूर्ण स्वराज। गांधी आगे कहते हैं यार तुम बाप बेटे पहले तुम ही नहीं डिसाइड कर पा रहे चाहिए तुम्हें क्या, एक कह रहा स्वराज चाहिए, दूसरा कह रहा पूर्ण स्वराज चाहिए। वो कहते हैं नहीं बहुत हो गया, अब हमें स्वराज चाहिए। पीछे बैठे होते हैं सुभाष चंद्र बोस, वो जवाहर को कहते हैं चल चल और बोल और बोल और बोल। इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, एक कहता है स्वराज, दूसरा कहता है पूर्ण स्वराज, स्वराज पूर्ण स्वराज। गांधी ऐसे ऐसे ऐसे, गांधी कहते हैं मेरी बात सुनो रुको, ऐसे करते हैं इसकी बात मान लाते हैं, ये बड़ा है ना इसकी बात मान लेते हैं, इसको 1 साल का टाइम दे देते हैं, ठीक है। अगर ये अंग्रेजों से स्वराज ले लेगा वेल एंड गुड, अगर नहीं ले पाया तो अगले साल तुझे प्रेसिडेंट बना देंगे, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे नेपोटिज्म जो है वो यहीं से चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस में वो आज का नहीं है जो नेपोटिज्म है, वो पहले से चल रहा है। 1928 है, पहले ही डिसाइड हो गया कि 1929 का प्रेसिडेंट कौन होगा, ठीक है। गांधी कहते हैं अगर ये स्वराज नहीं ले सका मोती, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बना देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और बेटा जो है वो पूर्ण स्वराज लेगा, ठीक है। यही मैसेज भेज दिया गया ब्रिटिश वालों को, ठीक है। ब्रिटिश वालों ने भी ब्लू टिक देख के छोड़ दिया, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब क्या होता है, अगले साल ये स्वराज तो आता नहीं, अगले साल नेहरू जो होते हैं उसको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है।
1900 लाहौर सेशन आता है, लाहौर सेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो की जाती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है, लाहौर सेशन कब हुआ था? 1929 में। क्या मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग कहां पे की गई थी? लाहौर सेशन में। किस ईयर में की गई थी? 1929 में। तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर सेशन में की जाती है, वो सेशन कब हुआ था? 1929। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछा जा चुका है ऐसे घुमा के। ठीक है, और यूपीएससी भी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है जब ये हुआ पूर्ण स्वराज की मांग की गई, गांधी को स्वैग आया। ठीक है, गांधी ने बोला कि मैं भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू कर रहा हूं। सिविल डिसओबीडियंस, कि मैं अब से कानून तोड़ूंगा। ओबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस, कि मैं भी कानून तोड़ूंगा। तो गांधी ने क्या किया, इरविन जो था उसको वीडियो कॉल की। ठीक है, वीडियो कॉल करके बोला कि देख, मैंने सुना है ये धरसाना है जगह सूरत के आसपास, वहां पे मैंने सुना है तूने बड़ा नमक जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ना उसको लूटने आ रहा हूं। ठीक है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर नमक लूटने आएगा। ठीक है, इरविन ने क्या किया, वहां पे फौज लगा दी। ठीक है, तो गांधी आए वहां पे और गांधी को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, टाइगर पकड़ा गया। ये जो ये था आपका नमक लूटने वाला, ये जो ये था सिविल डिसओबीडियंस जो था, इसको कंटिन्यू किया गया सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू, इन्होंने इसको जो है कंटिन्यू किया और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहां पे जाके कानून तोड़े। ब्रिटिश वालों ने इनको बहुत मारा, बहुत जबरदस्त तरीके से मारा। ये वापस फर्स्ट एड किट जो है वो लगा के आ जाते, दोबारा से ये जो आपका मूवमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते। एक अमेरिकन राइटर जो है, अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है, वो इंडिया में थे उस टाइम पे वो क्या लिखते हैं, इंडिया हैज बिकम इनविंसिबल, ब्रिटेन हैज लॉस्ट, गांधी मेड इंडिया फियरलेस। ठीक है, गांधी ने इंडियंस को फियरलेस बना दिया, अब इंडियंस को डर ही नहीं लगता। ठीक है, डर कैसे नहीं लगता, गांधी ने किस तरीके से डर भगाया। गांधी ने लोगों से पूछा कि यार तुम्हें डर किस चीज से लगता है? इंडियंस कहते हैं सर हमें ना जेल जाने से डर लगता है बापू। गांधी कहता है देखो ऐसे करते हैं, फिर जेल जाने से डर लगता है, चलो ऐसे करते हैं सारे ना जेल चलते हैं। तो जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो गए, जेलें भरनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सारे जाके खुद ब खुद अरेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, छोटा सा कानून तोड़ते हैं, जेल में अरेस्ट हो जाते हैं। कोई वो जो है वो नहीं करते कि हमें अरेस्ट नहीं करो, या किसी भी तरीके का क्या कहते हैं उसको, जो भी मतलब वो वर्ड होता है कि हाँ हमें अरेस्ट नहीं करना, किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस नहीं शो करते और अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, चुपचाप से। दूसरा, फिर गांधी ने पूछा, कहता और किस चीज से डर लगता है? वो कहते बापू थप्पड़ से डर लगता है। गांधी कहता नहीं 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 नहीं, थप्पड़ से नहीं डरना होता, डर प्यार से लगता है, थप्पड़ से थोड़ी डर लगता है। अगर वो एक थप्पड़ मारे तो तुम बोलो 2 थप्पड़ मारो, सब 2 मारे तुम 4 खाओ, 4 मारे तुम 8 खाओ, लेकिन तुम्हें वापस नहीं मारना। अगर तुम वापस मारोगे फिर वो गोली मार देंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से गांधी ने उनका डर जो है लोगों का वो निकाल दिया। अब इनको जो है ब्रिटिश जो थे वो इतना डर गए सिविल डिसोबीडियंस से, इतनी ज्यादा जेलें भरने लग गई कि उन्होंने बोल दिया गांधी को कि सॉरी हमसे गलती हो गई, ऐसे करते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो, आओ लंदन आओ, यहां पे आके बैठ के बात करते हैं। ठीक है, आज से पहले तुम्हें ब्रिटिश के पास मिन्नतें करने जाना पड़ता था कि सर हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। गांधी के इस मूवमेंट की वजह से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से आज अंग्रेज आपको खुद बोल रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आओ यहाँ पे बैठ के राउंड टेबल पे बैठ के हम डिस्कस करते हैं। गांधी कहता मुझे नहीं आना। ठीक है, गांधी का अलग ही स्वैग चलता था। गांधी का सिस्टम ये था कि पहले ना ये जो है इंडियंस को कहता कि तुम ब्रिटिशर्स ये काम करवाओ। ठीक है, जब ब्रिटिश मान जाते गांधी कहता अब मैंने नहीं करना। कैसे हुआ देखो, गांधी ने पहले बोला कि इंडियंस को बोला कि हम ऐसे करते हैं, हम इलेक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तुम बोलो ब्रिटिश को कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया, प्रेशर डाला ब्रिटिश के ऊपर, इलेक्शंस करवाओ। ब्रिटिश ने इलेक्शंस करवा दिए। गांधी ने आज ही हमने देखा ना, जब गांधी ने मना कर दिया था इलेक्शन नहीं लड़ने, गांधी कहता हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट इलेक्शंस। ठीक है, दूसरा इंडियंस, ये साइमन कमीशन आया था, इंडियन कहते हैं हमसे पूछो क्या करवाना है, साइमन क्यों भेज रहे हो, हमसे पूछो, जो चेंजेस करने हैं हमसे पूछो, डायरेक्ट पूछो। तो इंडियंस कहते रहे हमसे पूछो, हमसे पूछो। जब ब्रिटिश ने यहाँ पे बुलाया लंदन में कि आओ बात करते हैं, बताओ क्या करना है, गांधी कहता मुझे जाना ही नहीं। ठीक है, ब्रिटिश वाले कहते हैं यार हमने इतना अच्छा टेबल बनवाया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गोल टेबल बनवाया हमने, हम क्या करें, हम उसको आग लगा दें, तेरे लिए तो बनवाया था, तू आ ही नहीं रहा। गांधी कहता मैं 3 में नहीं आऊंगा, जाऊं।
एक जो था, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी गया, ठीक है, लेकिन उसमें से भी बीच में छोड़ के आ गया, ठीक है, बीच में छोड़ के आ गया, कहता अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, ठीक है। उसका जो प्रेसिडेंट जो था, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो बैठा हुआ है वहां पे मीटिंग में, ठीक है, उसको छोड़ के गांधी उठ के बाहर आ गया, ठीक है। देन इन सब के ऊपर जो है 1937 में दोबारा से इलेक्शंस हो गए, ठीक है। 1937 में 1935 का एक्ट जो है वो पास हो जाता है, देन 1937 में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जो पास हुआ था ना 1935 का, ये इन्हीं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी 1, 2 एंड 3, इन्हीं के ऊपर 1935 का एक्ट जो था वो बनाया गया था। एंड देन 1937 में आपका ये आ जाता है, न्यू इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो 11 में से 8 प्रांतों में जो कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बना लेती है, ठीक है। 11 में से 8 जगहों पे कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है। एक टेक्निकलिटी और है यहाँ पे, 3 स्टेट्स जो थी वो ऐसी थी, 3 प्रोविंसेस जो थी ऐसी थी जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिन्ना की पार्टी जो थी वो वहां पे भी हार गई, वहां पे भी नहीं जीत सके। जिन्ना ने अपने पार्टी वालों को बोला, कहता है यार ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कांग्रेस ही जीत जाएगी, हम कब रूल करेंगे। तो आज के बाद जब यहां पे हारे वो 37 में, 1937 में जब वो हारे, तो आज के बाद पाकिस्तान की मांग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब जिन्ना पाकिस्तान जो है वो मांगना शुरू कर देगा। इससे पहले जिन्ना भी पाकिस्तान नहीं मांग रहा था, ठीक है, उसको पता लग गया कि मैं नहीं जीत सकता, मेरा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे इंडिया में, कांग्रेस मुझे जीतने नहीं देगी और मेरे अपने लोग नहीं मुझे जीतने दे रहे, इसी वजह से वो पाकिस्तान बनवाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि जिन्ना ने इस तरीके से पाकिस्तान की मांग कर दी, डेट आगे बढ़ी, 39 तक पहुंची, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, 39 to 45, ठीक है, 45 के बीच में आई थिंक 42 जितना भी है, जो भी है अभी मुझे याद नहीं है, 45 ही होगा, 45 ही होगा। तो 39 से 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो स्टार्ट हो गई। तो ये जो था आपका क्या कहते हैं, ब्रिटेन जो था वो फिर से आ रहा था, ठीक है। तो उसने गांधी को बोला, देखो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर जो था चर्चिल, उसने गांधी को बोला, देखो मेरे को ना तुम्हारी मदद चाहिए, और अगर हम लोग जीत गए ना तो तुम्हारी जो मांगे है ना, जो तुम बोल रहे हो, मैं उसके बारे में सोच विचार करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मांगे जो है वो मान ली जाए, हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं करता उस बात का, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी बातें जो है वो मान लूं। इसी के तहत क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा जाता है ये बात कहने के लिए कि तुम्हारी मांगे जो है वो मान ली जाएंगी। तो गांधी के पास जब ये मिशन आता है, क्योंकि गांधी अब दोबारा आ चुके हैं ना पॉलिटिक्स में, तो गांधी के पास आता है क्रिप्स मिशन, तो गांधी कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हो तुम, क्या करोगे तुम हमारे लिए। कहते हैं हम ना आपको स्वराज दे देंगे। कहते तुम स्वराज की बात कर रहे हो, तुम्हारे अपने लाले पड़े हुए हैं, उधर हिटलर ने तुम्हें हरा देना है, ठीक है, तुम तो ऑलरेडी ये पोस्ट डेटेड चेक लेके आए हो ये मेरे पास, ठीक है, जब ये तुम्हें हिटलर हरा ही देगा तो तुम कौन होते हो मुझे आजादी देने वाले, ठीक है। तो वो कहते हैं ये पोस्ट डेटेड चेक है, निकलो यहां से। नेहरू कहता है रुको बापू, मेरे को भी अंग्रेजी मारनी है। नेहरू कहता है, वो एक लाइन जो है वो ऐड करता है इसमें, गांधी कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, नेहरू कहता है ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है, कि ऐसे बैंक का ऐसे क्रैशिंग बैंक का चेक है वो भी पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक डूबने वाला है, ठीक है, ऐसे बैंक का चेक है जो क्रैश होने वाला है, जो डूबने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा फेमस है, और ये पूछ लिया जाता है कि किसके रिगार्डिंग बोली गई थी, क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट बोली गई थी गांधी और नेहरू के द्वारा, ठीक है। उसके बाद गांधी ने साथ ही में ये बोल दिया कि तुम आजादी तो हमें दे नहीं रहे, ठीक है, हमें तो आज ही आजादी चाहिए, मैं लॉन्च कर रहा हूं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 से 45 के बीच ये आंदोलन स्टार्ट किया गया, ठीक है, 1942 to 45, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसके ऊपर जो है चर्चिल ने, जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल था वोवेल, उसको बोला कि तेरे पास देख 2 ऑप्शंस है, ठीक है, अगर तो तू सही सलामत वापस आ सकता है, ठीक है, इंडिया से बिना पार्टीशन के, ठीक है, नहीं तो पहला ऑप्शन ये दिया कि अगर तू वहां पे सरवाइव कर सकता है, ठीक है, इंडिया के ऊपर काबू करके रख सकता है तो कर ले, ठीक है, अदरवाइज तू वापस आ जा, लेकिन इंडिया की पार्टीशन नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि हिस्ट्री में यह कहा जाए कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया की पार्टीशन करके चला गया। वेवल ने एक प्लान बनाया, ठीक है, वेवल ने पर्सनल मीटिंग की जिन्ना के साथ, जिन्ना को बोला देख एक पार्टीशन के अलावा तू मेरे से कुछ भी मांग, ठीक है, हमारी शिमला में आगे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो पार्टीशन के अलावा तू मुझसे कुछ भी मांग, मैं वो तेरी मांग जो है वो पूरी कर दूंगा।
जिन्ना को आया स्वैग, जिन्ना आया, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, जिन्ना कहता कि देखो दो मांगे हैं मेरी। पहली मांग, जब इंडिया आजाद हो जाएगा मैं पार्टीशन नहीं करवाता, डन है, फाइनल है। जब इंडिया आजाद हो जाएगा तो मुस्लिम्स के ऊपर कोई भी रूल जो है, रूल बनेगा या एक्ट बनेगा या कोई भी अमेंडमेंट जो है वो लाई जाएगी तो उसमें मेरे पास वीटो पावर होनी चाहिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी मेजॉरिटी के साथ जो है कोई बिल पास हो रहा है, अगर वो बिल मुस्लिम से रिलेटेड है और मैंने बोल दिया वो बिल पास नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं होगा। जिन्ना की पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त जिन्ना की, जिन्ना कहता, जिन्ना ने ये देख लिया था 37 में क्या हुआ उसके साथ। जिन्ना कहता मुस्लिम्स जो हैं उनको पार्लियामेंट में वो दो, क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशन दो। ठीक है, पार्लियामेंट में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। कहते दे देंगे, कहते आगे तो सुनो, वही मुस्लिम उस रिजर्वेशन के तहत काउंट होगा जो मेरी पार्टी से बिलोंग करता होगा, उसी मुस्लिम को वो रिजर्वेशन दी जाएगी। जो मुस्लिम कांग्रेस या किसी और पार्टी से आएगा उसको इस सीट की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इस बात को सुन के नेहरू ने मना कर दिया। बेवल कहता है देख तूने मेरा प्लान जो है वो हाईजैक कर दिया। ठीक है, अब माउंटबेटन आएगा वही फैसला सुनाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूं। ये चला गया, माउंटबेटन आया, माउंटबेटन आगे कहता देखो पार्टीशन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेहरू कहता नहीं 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 ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, माउंटबेटन की जो वाइफ थी एडिना माउंटबेटन, वो नेहरू की थोड़ी सी फ्रेंड थी। ठीक है, दे वर जस्ट फ्रेंड्स। तो नेहरू का ना, जब बात नहीं मानी नेहरू ने माउंटबेटन की, माउंटबेटन कहता अच्छा फिर ठीक है, एक ही रास्ता बचता है मेरे पास, मैं क्या करता हूं, पार्टीशन करके नहीं जाता हूं। ठीक है, लेकिन एक ही झटके में यहां से अपनी सारी आर्मी हटाऊंगा, सारी एडमिनिस्ट्रेशन हटाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दूसरी बात, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको भी तेरे साथ इंटीग्रेट करके नहीं जाऊंगा, उनको उनके अलग देश बनाने की अनुमति देके जाऊंगा। नेहरू डर गया। नेहरू कहता फिर मेरे पास इंडिया कितना का आएगा, इतना सा इंडिया, उसके ऊपर राज करूंगा मैं। नेहरू हो गए इमोशनल, एक आंसू आ गया उसकी आंख से। ठीक है, वो देख लिया एडवीना माउंटबेटन। ठीक है, एडवीना माउंटबेटन कहती, नेहरू की दोस्त थी वो, तो वो कहती कि रुक तू रो मत, मैं उसको, डिक्की जो है माउंटबेटन का नाम था, निकनेम डिक्की, कहती मैं डिक्की को कन्विंस करती हूँ। ठीक है, तो ये जो बच्चे जो कहते हैं ना कि इसका नेहरू का जो है इसकी वाइफ के साथ, एडिना माउंटबेटन के साथ जो है उसका अफेयर था, तो उसका अफेयर नहीं था, वो जो उसका नेशनल अफेयर था उसके साथ। ठीक है, जो नेशनल जो उसके लिए देश की, उसके लिए जो है हम काम करते हैं ना, उन चीजों को नेशनल अफेयर कहा जाता है। ठीक है, तो उस बंदे ने अपने जो कॉम्प्रोमाइज था, उस बंदे ने अपने करेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चला लिया ताकि हमारा देश जो है वो बच सके। ठीक है, तो बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना, उन्हें बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस जो है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेहरू कहता कि नेहरू का देखो, आप ये देखो नेहरू कितना बड़ा देशभक्त था कि उसने बदनामी सही, ठीक है, लेकिन देश के ऊपर आंच जो है, देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। ठीक है, कि देश नहीं बिकने दूंगा। ठीक है, जैसे जो है एक आदमी जो है वो कहता है देश नहीं बिकने दूंगा। ठीक है, LIC बेच दूंगा लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। ये जो है BSNL जो है इसको बेच दूंगा लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे जो है उसको बेच दूंगा लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। विजय माल्या जो है उसको भगा दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। नीरव मोदी जो है उसको भगा दूंगा लेकिन देश नहीं बिकने दूंगा। ठीक है, अब आते हैं वापस। जिन्ना कहता, जब जिन्ना के साथ मीटिंग हुई माउंटबेटन की, तो जिन्ना कहता, अब इतना तो क्लियर हो गया था कि पार्टीशन तो होगी। ठीक है, तो जिन्ना से पूछा गया कि क्या चाहिए तेरे को। ठीक है, जिन्ना कहता एक तो मुझे सारा का सारा पंजाब चाहिए। ठीक है, जो आज का पंजाब है वो वाला पंजाब नहीं, सारे पंजाब का मतलब है पाकिस्तान, J&K, जो पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का हुआ करता था, जो पिछली क्लास में मैंने आई थिंक पिछली या पिछली से पिछली क्लास में करवाया था। ठीक है, या फर्स्ट क्लास में या सेकंड में होगा वो, जो महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब होता था, कहता वो चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, आपका पूरा पाकिस्तान, थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का, आपके हरियाणा का पार्ट, आपका हिमाचल का पार्ट, थोड़ा पार्ट आपका इसका क्या कहते हैं नीचे राजस्थान का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आपका गुजरात का। कहता इतना बड़ा पंजाब वो मुझे दो इधर से, वेस्ट साइड से। दूसरा, ईस्ट साइड से मेरे को सारा का सारा बांग्लादेश जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये रख दी इसने, जिन्ना ने
शर्त, ठीक है। पटेल भी वहीं पे थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं पे थे। तो इसने पूछा, माउंटबेटन ने पूछा पटेल से कि हाँ बताओ आप क्या कहते हो। तो पटेल ने इसको धमकी दी जिन्ना को, कहते अभी तू कर ले जो करना है, इसको जाने दे, गोरे को जाने दे, मेरा देश आजाद होने दे, फिर मैं तुझे बताता हूं कितना हिस्सा तुझे दिया जाएगा, ठीक है। माउंटबेटन समझ गया, वो कहता नहीं नहीं पटेल से नहीं बात करनी। पटेल को कहता यार आप जाओ, मैं नेहरू से ही बात कर लूंगा एडिना के थ्रू, ठीक है। तो नेहरू को दोबारा से बुलाया गया। तो नेहरू कहते नहीं 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 वो पटेल जो था वो मजाक कर रहा है, मैं बताता हूँ, आप ऐसे करो थोड़ा सा इसको लेफ्ट से दे दो, थोड़ा सा राइट से दे दो। ये सारी बातें निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो सुन रहा था, निजाम ऑफ हैदराबाद वो सुन रहा था। वो कहता मुझे भी अपना एक अलग देश चाहिए, ठीक है, मुझे भी एक अपना अलग देश जो है ये चाहिए। फिर बाद में फाइनली इसको जो है, इसको अपना पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों दे दिया जाता है। उसका नाम जो है आपका बांग्लादेश जो आज का है, उसको पहले आपका ईस्ट पाकिस्तान जो है वो कहा जाता था, ठीक है। तो उसको फाइनली 1971 में हम जो है आजादी दिलवा देते, 71 या 73 में उसको आजादी दिलवा देते हैं। देन इसकी बारी आती है निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये सुन रहा था सारी बातें, ये कहता मेरे को भी देश बनाना है अपना अलग, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इसके पास जाते हैं, इसको बड़े प्यार से समझाते हैं, ठीक है, बड़े प्यार के साथ। एक मिलिट्री एक्शन होता है, ठीक है, वो भी बड़े प्यार के साथ होता है, और बड़ा पीसफुली मिलिट्री एक्शन के साथ ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को भी ले लिया जाता है, ठीक है। हम कभी भी अपने आंसर में ये नहीं लिखेंगे कि इसको जबरदस्ती लिया गया, हमारी आंसर की लैंग्वेज पता है क्या होगी, ठीक है, ये हम अपने आंसर्स में यूज करेंगे। आज थोड़ा सा ट्रेलर दे रहा हूं आपको। थ्रू अ मिलिट्री एक्शन इंडिया इंटीग्रेटेड हैदराबाद डेमोक्रेटिकली, ठीक है, इनटू द यूनियन एंड पीसफुली इट बिकम पार्ट, ठीक है, कि हमने डेमोक्रेटिकली मिलिट्री एक्शन के थ्रू इसको जो है हैदराबाद को इंटीग्रेट किया और ये पीसफुली हमारे भारत का पार्ट बन गया, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स के साथ खेलना होता है यूपीएससी में, वही खेलना है हमें, ठीक है। तो आज इसी के साथ आपकी पूरी हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आज आपको क्या करना है, पूरे तीनों क्लासेस देखने के बाद क्लास 8th की एनसीईआरटी सारी रीड कर देना, ठीक है। ज्यादा नहीं होगी, आई थिंक 100 या 80 पेजेस की होगी, सारी की सारी इसको रीड कर देना। वो सारी पिक्स वगैरह निकाल के इतने के पेजेस की बनती है, ठीक है, वो सारी आप कर देना, ठीक है। हमने ये जो क्लास जो बनी है आपकी, ठीक है, आई थिंक अभी मुझे पता नहीं है कितने टाइम की बन गई होगी, तो डेढ़ और डेढ़, आई थिंक 4.5 घंटे की क्लास जो है ये आपकी बन गई होगी, ठीक है। 4.5 घंटे की क्लास जो है इतनी होगी, 4.5 या 5 घंटे की क्लास जो है ये आपकी बन गई होगी। इसमें हमने 1500 से लेके 1947 ऑलमोस्ट 450 साल जो है ये हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो था ये आपकी टाइमलाइन थी कि किस तरीके से आपकी हिस्ट्री जो है ये चलती है, और ये इन 450 सालों में जो कुछ हुआ ये सिर्फ उसका ट्रेलर बताया मैंने आपको, ठीक है। इतने टाइम में ये सिर्फ सारा आपका ट्रेलर था कि आपको एक कहानी में याद रहे कि किस तरीके से ये चीजें जो है ये चली हैं, ठीक है। अब जो आने वाली क्लासेस होंगी वो बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो है पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं, ठीक है। सभी जो है उसके नोट्स जो है यूपीएससी वाले बच्चे जो होंगे उनको नोट्स जो है वो बनवाए जाएंगे। जो दूसरे ग्रेड बी वाले बच्चे हैं उनको नोट्स जो है वो ऑलरेडी जो हमारे प्रिंटेड नोट्स जो है वो उनको सेंड किए जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी वाले बच्चे जो उनको भी अलग से नोट्स जो है वो सेंड किए जाएंगे, लेकिन उनको कुछ जो है कुछ चीजें जो उनके नोट्स में नहीं दी गई वो उनको लिखवानी है, और उसके अलावा आपकी मेंस आंसर राइटिंग जो है वो भी आपकी साथ की साथ ही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो थी ये सारी आपकी हिस्ट्री की क्लास थी। अब जो मेन क्लासेस जो है वो क्लास 2 से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कमिंग ऑफ यूरोपियन जो है वो हम करेंगे, और जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं वैसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी। एक बार फाइनल मैं आपको दोबारा नोट्स बता रहा हूं कि कैसे बनाने हैं। पेज लो, सेंटर में लाइन खींचो, सेंटर थोड़ा इस साइड खींच लो, यहाँ पे नोट्स बनाते रहो, खुले खुले बनाओ, ठीक है। क्लास 8 पढ़ोगे जब, साथ में क्लास 12 का पार्ट 3 जो है थीम 3 वो पढ़ना है। कुछ भी उसमें से इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे नोट डाउन करो, यहाँ पे नोट डाउन करो, कहीं पे भी जहाँ पे जगह है आपके पास नोट डाउन करो, खुले खुले नोट्स बनाओ। दूसरा, कुछ भी इससे रिलेटेड न्यूज में आ जाता है, ठीक है। मान लो 1937 के जो इलेक्शंस जो हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज में आ जाता है, ठीक है। कोई नई चीज जो है वो आपको पता चल जाती है कि उस इलेक्शन में ये पार्टी इतने वोट जो है, वैसे जब करेंगे मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस पार्टी ने कितने वोट जो है वो जीते थे, ठीक है। प्रोविंसेस में कितने जीते थे, सेंटर में कितने जीते थे, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा नोट्स में, यूपीएससी वालों के लिए, ठीक है। पीपीएससी जो आपके ये हैं ग्रुप बी वाले बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि कितनी सीटों से जीते वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो
तो उनको सारा जो है वो चीजें जो है वो बताई जाएंगी। अगर मान लो उससे रिलेटेड कोई नया डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है कि इससे रिलेटेड एक नया डॉक्यूमेंट सामने आ गया जिसमें इतने नंबर से ये पार्टी जो थी ये जीत गई थी, ठीक है, अब क्या होगा कि ये सारा टॉपिक 1937 वाला सारा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नई डिस्कवरी हुई होगी, जहां पे आपके 1937 वाले नोट्स बने होंगे, वो वहां पे वो नई डिस्कवरी वहां पे नोट डाउन कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने करंट अफेयर्स जो होते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है आपके इनके साथ, स्टैटिक पार्ट के साथ, ठीक है। तो ये थी सादा आपका हिस्ट्री की क्लास, और ये जो हमारा बैच चल रहा है ये यूपीएससी और जो आपके जितने भी ग्रेड बी वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए एक साथ बैच चल रहा है। उसके अलावा हमारे नए जो बैचेस हमारे चल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो ये नंबर आपको शो हो रहा है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8264094255, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, इसमें एनरोल करवाना चाहते हो या और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो किसी दूसरे एग्जाम्स के बारे में, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।